इस क्वेश्चन में नो एरर का ऑप्शन नहीं दिया। अगर नो एरर का ऑप्शन दिया होता तो इसको नो एरर टिक करना चाहिए था। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का कॉन्सेप्ट है। टेंस जो चाहे हो, ठीक है, सब्जेक्ट जो चाहे हो, वर्ब बेस फॉर्म में यूज होगी। मतलब अगर हम केवल अपना कॉमन सेंस ही यूज कर लें, नहीं कॉन्सेप्ट यूज करें ग्रामर के, तब भी हम जान जाएंगे ये गलत है। और नहीं तो अगर हमें ये बात पता है एक्सपेक्टेड द वर्ब ऑफ स्टेट, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तो ये जो ब्रिंग टू एन एंड एक कॉमन इडियम होता है, इसका मतलब होता है टू एंड समथिंग। इसके साथ में किस तरीके के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं वो यहाँ से आपको समझने। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है, तो आप सीजीएल की सही तैयारी कर रहे हो तो करते रहो। हेलो लर्नर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के पेपर्स में पूछे गए सारे स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चंस, कॉमन एरर के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करना स्टार्ट करें इससे पहले मैं दो चीजें आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी ऐसे एग्जाम्स में बैठना ही होगा जहां पर ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कई बार देखने में ऐसा आता है कि बच्चे जल्दबाजी में उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस भी गलत कर लेते हैं जो वो घर आके जान जाते हैं कि उसमें क्या करना था। तो इनको सिली मिस्टेक्स जैसे कई बार बोलते हैं, सिली मिस्टेक हो गई। तो ये सिली मिस्टेक्स आपके लिए ना हो, इसके लिए जब आप कॉमन एरर के क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व कर रहे होते हैं एग्जाम में, तो हमेशा वहां पर पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले रीड द होल क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन जो है वो पढ़िए। भले ही आपको खूब लगे कि पार्ट 1 में ही मिस्टेक है, जो पार्ट ए है उसी में एरर है, लेकिन फिर भी टिक मार के आगे नहीं जाना है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए, तो इससे कि आपकी बहुत से सिली मिस्टेक्स हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में एक बार समझिए कि जो आपने पढ़ा है क्या है, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। अब फिर उसके बाद में सोच समझकर जो भी आपने तैयारी करते समय, सेल्फ स्टडी के समय आपको टीचर्स ने पढ़ाया, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे, लॉजिक सीखे, उनको अप्लाई करके करेक्शन करिए। तो ये आपको अप्रोच फॉलो करनी है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। पहले रीड द होल क्वेश्चन, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव जस्ट रेड, एंड आफ्टर दैट यू करेक्ट द मिस्टेक, यू आंसर द क्वेश्चन। एक बात ये आपको बतानी थी। दूसरी बात आपको ये बतानी कि जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जब आप इनको अदर प्लेटफॉर्म्स के आंसर कीज में पाएंगे या फिर कभी ऑनलाइन किसी पोर्टल पर या ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म का आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो ये ऑनलाइन पोर्टल्स पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इनका डिस्कशन वगैरह, इनके आंसर्स आपको मिलेंगे। तो इनमें से कुछ के आंसर्स जो है ना वो गलत हैं, वो आप खुद भी जान जाएंगे। तो गलत है, मैंने उनको जो बेस्ट पॉसिबल लॉजिक है उसकी मदद से एक्सप्लेन किया है आपको। तो आपको नहीं समझ में आए कोई बात तो आप कमेंट करके इस वीडियो में जरूर बाद में पूछिएगा, लेकिन यहां पर हमने कोशिश की कि लॉजिकल आंसर दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कमीशन की तरफ से क्वेश्चन का आंसर ना गलत आ जाता है और टीचर्स कई बार उसको जस्टिफाई कर देते हैं, कोई इधर उधर की बात बता के घुमा फिरा के वो जो गलत होता है, गलती से आंसर आ गया होता है, उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमने लॉजिकली सारे क्वेश्चंस को मतलब डिस्कस किया कॉन्सेप्ट्स की मदद से। और बाद में ये जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है, आपको इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। द होल फैमिली वुड बर्स्ट इनटू पील्स फॉर लाफ्टर। अब पील्स वर्ड का मतलब होता है साउंड, ठीक है। हमने लिखा द होल फैमिली वुड बर्स्ट इनटू व्हाट, पील्स, पील्स ऑफ हुज, पील्स ऑफ व्हाट, किस चीज की पील्स, किस चीज के साउंड्स, ठीक है। तो यहां पे जहां पर भी हमें हुज का रिप्लाई लिखना होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश में जब हम कभी हुज का रिप्लाई लिखना होता है तो या तो हम पजेसिव केस यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस के साथ में, नहीं तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन का हमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि लाफ्टर अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये टीयर 2 में पूछा गया कॉमन एरर का क्वेश्चन है। द होल फैमिली वुड बर्स्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर। ये आपका आप समझ गए होंगे प्रीपोजिशन के चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर 600 crores इन द नेक्स्ट 5 years टू एक्सपेंड। अब आप देखेंगे हमने यहां पर एक अमाउंट लिखा है 600 crores और उसके साथ में हमने मोर डिटर्मिनर यूज करा है। मोर का यूज हम कंपैरिजन के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। तो अगर हम इस अमाउंट का कंपैरिजन किसी अदर अमाउंट से करें तो मोर कहना ठीक होगा, लेकिन हम किसका कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, तो या तो कंपैरिजन करिए और नहीं तो मोर को हटाइए। अब हमारे पास इसको सही करने के क्या तरीके हैं, आप यूज कर सकते हो एडिशनल। एडिशनल का मतलब एक्स्ट्रा, कि हमने पहले जितना इन्वेस्ट किया है उसमें अब हम 600 crores और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे अगले 5 years में। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो मोर देन, मतलब जो भी आप करेक्शन करोगे वो आपको ए पार्ट में ही करना पड़ेगा। या तो लिख दीजिए मोर देन 600 crores, तो इसका मतलब हो गया कि हम 600 crores से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे।
उससे ज्यादा, मतलब अमाउंट उससे बड़ा होगा। या फिर लिख दीजिए एडिशनल 600 करोड़ की, जितने हमने कर दिए इन्वेस्ट उतने कर दिए हैं, अब इसमें 600 करोड़ और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो कुल मिला के आपको ए पार्ट में मिस्टेक जो है उसको करेक्ट करना पड़ेगा। आप मोर की जगह एडिशनल लिख के भी ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मोर के साथ में देन लिख देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। Much of what appears to be coordination among the regulatory bodies are in fact coincidental overlaps caused by differing mandate। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमने सब्जेक्ट वर्ब यूज किया है आर। इस वर्ब का कहीं ना कहीं पे सब्जेक्ट भी जरूर होगा, वर्ब यूज किए तो बिना सब्जेक्ट को तो होगी नहीं, तो इसका सब्जेक्ट आप देखिएगा ये है मच। ऑफ प्रेपोजिशन है what appears to be coordination among the regulatory bodies, ये पूरी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा एक मॉडिफायर है, ये मॉडिफायर है मच का। सब्जेक्ट हमारा कौन है? मच। अब आप सबको ये पता होगा कि मच जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज किया जाता है। अगर हम उसका कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाकर यूज भी करें तो वो सिंगुलर रहता है, तो उसके बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखनी पड़ती है। अगर मैंने लिखा हो तो फिर वो प्लुरल हो जाता है, उसके बाद वर्ब प्लुरल आती है। अब यहां पर हमने लिखा है मच, अगर आप इस आर को जस्टिफाई करना चाहते हो तो मैनी लिखो, ठीक है, और अगर उसको मच को ही रिटेन करना चाहते हो तो आर की जगह इज लिखो। मतलब ये गलत है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर नंबर का, वर्ब है प्लुरल नंबर की। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? या तो सब्जेक्ट का नंबर चेंज कर दीजिए या वर्ब का नंबर चेंज कर दीजिए। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें आपको ये लगे कि हम सब्जेक्ट का नंबर चेंज करके भी सही कर सकते हैं या वर्ब का नंबर भी चेंज करके सही कर सकते हैं, तो हमेशा वर्ब का ही नंबर चेंज करना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। मतलब वर्ब्स आर यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, नॉट द वाइस वर्सा, मतलब उल्टा नहीं होता। तो हम सब्जेक्ट को सही मानेंगे और वर्ब का नंबर चेंज कर देंगे। वर्ब का नंबर चेंज कर दोगे तो आर की जगह आ जाएगा इज। तो ये हमारा करेक्शन हो गया। That the framework lacks provisions is less problematic than the assumption that all peripheral institutions will adhere to the central directive। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है। विल हमने मॉडल वर्ब लिखी है, ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद हमने मेन वर्ब लिखी है अडेयर्स, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की फॉर्म है। अब हम सभी जानते हैं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स होती हैं सिंगुलर नंबर, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज होती हैं, किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं यूज होती। विल मॉडल है, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि विल हटा दो, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम विल रिमूव कर दें तब भी अडेयर्स ठीक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे अडेयर्स जो लिखा है ना, इसको आप अडेयर कर दीजिए। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो वही यूज करिए। एक बात मैं आपको और भी समझा देता हूं, यहां पर ध्यान रख लेंगे आप लोग तो ठीक रहेगा। जैसे हमें पता है कि जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, एक तो वर्ब की होती है बेस फॉर्म, एक होती है वर्ब की थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के लिए सिंगुलर फॉर्म, एक वर्ब की हो गई सेकेंड फॉर्म, एक वर्ब की हो गई आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, और एक वर्ब की हो गई थर्ड फॉर्म। तो ये वर्ब की इतनी फॉर्म्स होती हैं। अगर एग्जांपल से समझें तो जैसे मान लीजिए यहां पे गो हो गया, तो गो बेस फॉर्म है, गोज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, वेंट जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, गोइंग जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी इसको बोलते हैं, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो थर्ड फॉर्म है वो है गॉन। तो ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। अब इन वर्ब की फॉर्म्स को लेकर आप ऐसी बात ध्यान रख सकते हो कि जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, इसका यूज हम विद और विदाउट हेल्पिंग वर्ब करते हैं। इसका यूज हम विद और विदाउट हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से करते हैं। वर्ब की जो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होती है, गोज है, ईट्स है, प्लेज है, ये हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। एक मिनट, केवल वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ही नहीं, वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म भी होती है, ये दोनों वर्ब की फॉर्म्स हमेशा विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं यूज होती, ठीक। उसके बाद में वर्ब की जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है, अगर ये मेन वर्ब है तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज होगी। ठीक, तो हमें एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ और हेल्पिंग वर्ब के बगैर दोनों तरीके से यूज करते हैं। वर्ब की जो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होती है, जैसे अडेयर्स थी,
ठीक है, या जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है वो हमेशा बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज होती है। उसके बाद वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, अगर वो मेन वर्ब हो तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज होती है। तो ये छोटा सा फैक्ट भी आप ध्यान रख सकते हैं। That the report failed to address root causes of the community unrest were surprising given the exhaustive data। अब यहां पर आप देखेंगे हमने एक वर्ब यूज किया, वर सरप्राइजिंग। हालांकि सरप्राइजिंग पार्टिसिपल है, वर्ब केवल वर्ब है, वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, सरप्राइजिंग पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। तो हमने लिखा वर्ब, अब ये वर्ब है तो इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट भी होगा, बिना सब्जेक्ट के तो आप वर्ब यूज नहीं करोगे। तो इसका आपको सोचना है सब्जेक्ट कौन है। तो कोई सिंगल ना नाउन या प्रोनाउन आपको नहीं दिखेगा जो इसका सब्जेक्ट हो। इसका सब्जेक्ट पूरा स्टेटमेंट है, ये पूरा स्टेटमेंट सब्जेक्ट है। ये जो पूरा लिखा गया दैट क्लॉज है, ये दैट क्लॉज एक फैक्ट है, ठीक है, और ये फैक्ट ही हमारा स्टेटमेंट है। जैसे हमने लिखा वर सरप्राइजिंग, कि सरप्राइजिंग था, क्या था सरप्राइजिंग, दैट द रिपोर्ट फेल टू एड्रेस रूट कॉजेज ऑफ द कम्युनिटी अनरेस्ट। जो कम्युनिटी अनरेस्ट के रूट कॉजेज थे, जो रिपोर्ट उसी को एड्रेस करने में फेल हो गई। तो ये जो पूरा फैक्ट है, जो पूरी सिचुएशन है जिसको ये स्टेटमेंट रेफर कर रहा है, वो सिचुएशन हमारा सब्जेक्ट है। कोई वर्ड या कोई फ्रेज हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट एक सिचुएशन जिसको ये स्टेटमेंट रेफर कर रहा है। अगर कभी भी कोई क्लॉज या कोई सिचुएशन सब्जेक्ट हो तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसके बाद में वर्ब सिंगुलर लिखनी चाहिए। तो यहां पर ये जो हमने वर्ब लिखा है इसकी जगह पर वॉज लिखना ठीक रहेगा। ये आंसर हो गया। अब इसी की मैं एक चीज आपको और भी बता देता हूं। हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात समझने में परेशानी हो रही हो, नहीं समझ में आ रही हो कि भाई ये पूरा स्टेटमेंट कैसे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हो सकता है अभी उस लेवल की पढ़ाई ना करी हो, अभी बिगिनर हो, अभी हाल ही में शुरुआत करी हो, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये जो हमने वॉज सरप्राइजिंग लिखा है ना, आप क्या करो इसकी जगह इट लिखो, इट वॉज सरप्राइजिंग। ठीक है, आगे का पार्ट में लिखूंगा नहीं, उसकी यहां पे जरूरत नहीं है। इट वॉज सरप्राइजिंग दैट द रिपोर्ट failed to address करना मतलब डील करना, डील विद रूट कॉजेस ऑफ द कम्युनिटी अनरेस्ट। अब जब आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर ये जो हमने इट लिखा है ये सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, सरप्राइजिंग पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, इट वॉज सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग था। अब क्या था सरप्राइजिंग, तो इट प्रोनाउन है। अब अगर ये प्रोनाउन है तो किसी न किसी नाउन की जगह पर यूज हुआ होगा, तो आप सोचो किस नाउन की जगह पर यूज हुआ, तो वो इस नाउन क्लॉज की जगह पर यूज हुआ। ये जो दैट क्लॉज हमने लिखी है ना, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एक नाउन का काम कर रही है, तो इसको हमने इसकी जगह पर यूज किया। ऐसी क्लॉजेस जिनको हम सेंटेंस में बाद में पोजीशन कर देते हैं, ठीक है, पोस्ट पोजीशन कर देते हैं, उनकी जगह किसी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को पहले लिख के, जैसे यहां पर हमने इट को लिखकर किया है, तो इनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोज्ड फ्रेजेस, एक्स्ट्रापोज्ड क्लॉजेस। तो सब्जेक्ट ये पूरी क्लॉज थी, लेकिन हमने क्या किया, इसको सेंटेंस में बाद में शिफ्ट कर दिया और इसकी जगह इट प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना लिया। तो आपको समझना हो कि वहां पे जो पूरी दैट क्लॉज है ना, वही हमारी सब्जेक्ट थी। तो दैट क्लॉज सब्जेक्ट थी, उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पे वॉज आ गया। एक छोटी सी जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आप सबको खुद भी ये बात पता ही होगी कि एसएससी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए इंग्लिश केवल एक सब्जेक्ट पर नहीं है, इट इज अ की टू सिलेक्शन। आपके सिलेक्शन की चाबी जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट है। यहां पर कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को काफी मेहनत करने के बाद में, टाइम देने के बाद में भी इंग्लिश में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। ठीक, अगर आप भी उनमें से हो कि आपको लगता है कि इंग्लिश का एक अच्छा सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, तो एसएससी प्रथम बैच आपके लिए है। यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट को बहुत ही बेसिक्स के साथ में और डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट्स को डील करते हुए पढ़ाया जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिवली। साथ ही साथ इंग्लिश के साथ में आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी पूरी अच्छी टीम मिलेगी, जो बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी बढ़िया करवा रही है। मैथ्स हो गया आपका, जनरल स्टडीज हो गया, रीजनिंग हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार की आपकी मेहनत जो है वो आपके लिए सिलेक्शन बनकर आए एज अ रिजल्ट, तो आप एसएससी प्रथम बैच को ज्वाइन करें करियरबिल ऐप डाउनलोड करके। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फाउंड द प्रपोजल वाइबल, कि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को जो प्रपोजल है वो वाइबल नहीं लगा, इज लेस सरप्राइजिंग। अब आप देखिए बिल्कुल उसी तरीके का स्ट्रक्चर है, हालांकि इस बार एरर नहीं है। ये जो हमने इज लिखा ये वर्ब है,
लेस सरप्राइजिंग उसका कॉम्प्लीमेंट है, और इसका सब्जेक्ट पूरी क्लॉज है दैट नन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फाउंड द प्रपोजल वाइबल, कि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को जो प्रपोजल था वो वाइबल नहीं लगा। वाइबल का मतलब फिजिबल होता है, वर्केबल होता है। तो ये पूरा स्टेटमेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने वर्ब्स इज लिखी है, आर नहीं लिखी। देन द फैक्ट दैट नाइदर द चेयरपर्सन नॉर लीगल काउंसिल वर ब्रीफ्ड बिफोरहैंड। अब ये जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा लेक्चर के, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स गलत दे रखे हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे या इधर दूसरे प्लेटफॉर्म से आप देखोगे तो हो सकता है वो गलत होंगे। अब ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में नो एरर का ऑप्शन नहीं दिया। अगर नो एरर का ऑप्शन दिया होता तो इसको नो एरर टिक करना चाहिए था। अब इसमें मैं आपको बताता हूं होता क्या है। आप मोस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखोगे तो इसका आंसर दे रखा है कि वर की जगह वॉज आएगा। यहां पर क्या दे रखा है कि ये जो हमने वर लिखा है ना, ठीक है, वर ब्रीफ्ड हमारी वर्ब है, इसके साथ में वॉज आएगा। कारण क्या है कि नाइदर द चेयरपर्सन नॉर लीगल काउंसिल, ये हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब लीगल काउंसिल जो है ये है सब्जेक्ट 2, द चेयरपर्सन है ये है सब्जेक्ट 1। आप सबने नाइदर नॉर आइदर और का यूज पढ़ा ही होगा, नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, कि जब हम इनसे दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो वर्ब बाद वाले के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, जो वर्ब के पास लिखा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे नॉर से कनेक्ट कर रखा है लीगल काउंसिल द चेयरपर्सन को, तो लीगल काउंसिल के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लिखनी चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब की जगह वॉज लिखना चाहिए। ऐसे ही है, सबको यही लगेगा, होना भी यही चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, होता क्या है कि जैसे आप देखोगे चेयरपर्सन नाउन है, उसके साथ में द आर्टिकल लिखा है। तो हर कोई ये बात जानता होगा आप में से जो इस लेक्चर को देख रहा है कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं आता। आप ये नहीं कह सकते आई मेट डॉक्टर, आपको कहना पड़ेगा आई मेट अ डॉक्टर या आई मेट द डॉक्टर, ठीक है। नो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैन बी यूज्ड विदाउट अ डिटर्मिनर। तो अगर यहां पे लीगल काउंसिल को हम एक सेपरेट नाउन मान रहे हैं, ठीक, तो इसके साथ में द आर्टिकल लिखना चाहिए था, क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लिखने जा रहे हो। तो अगर सिंगुलर वर्ब लिखने जा रहे हो तो आपको इसको क्या मानना चाहिए, ठीक है, आपको इसको मानना चाहिए सिंगुलर, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के आते नहीं है। अगर किसी बच्चों को ये समझ में ना आ रहा हो कि काउंसिल का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। काउंसिल का मतलब लॉयर, लॉयर काउंटेबल होता है, डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, फ्रेंड है, ब्रदर है, सब काउंटेबल है। तो यहां पर हमें लिखना चाहिए द लीगल काउंसिल। अब आप द लीगल काउंसिल लिख दोगे फिर आपको लगेगा ये वर्ड गलत है, फिर इसको वॉज कैसे करोगे, यहाँ पे द लिखोगे, यहाँ पे वॉज लिखोगे, दो पार्ट तो करेक्ट कर नहीं सकते। तो उसका भी मैं आपको बताता हूं तरीका क्या है। उसका तरीका ये है बच्चे कि जो काउंसिल वर्ड होता है ना, ये सिंगुलर होने के साथ साथ में प्लूरल भी होता है। ग्रुप या ग्रुप्स ऑफ लॉयर्स, जैसे फैमिली है, ठीक है, तो फैमिली वर्ड सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। अगर हम फैमिली का मतलब यूनिटी माने तो सिंगुलर है, नहीं तो अगर फैमिली का मतलब इंडिविजुअल मेंबर्स माने तो प्लूरल है। टीम के साथ भी ऐसे ही होता है, क्रू के साथ में भी ऐसे होता है, ऑडियंस के साथ में भी ऐसे ही होता है, आपको पता ही है, कमेटी के साथ में भी ऐसे होता है। तो जो काउंसिल है, ऐसा नहीं कि काउंसिल हमेशा सिंगल वर्ड ही होता है, काउंसिल प्लूरल भी होता है, जैसे कमिटी है, क्रू है, ठीक है। तो ये जो काउंसिल है, अगर हम इसको प्लूरल मान लें, क्योंकि हम इसको प्लूरल मान सकते हैं, कमिटी सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, फैमिली सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ज्यूरी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये वर्ड जो है ना आपका ठीक हो जाएगा। फिर गलती यहीं रह जाएगी, यहां पे आप द आर्टिकल लिख दो। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता एसएससी ने आंसर क्या दिया था, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत जगह रेफरेंस में इसका आंसर गलत दे रखा है, यहां पे आंसर बता दिया। तो अगर आप इसको वॉज लिखोगे भी ना बच्चे, तब भी ये गलत रहेगा, क्योंकि अगर यहां पे वॉज लिख रहे हो तो इसका मतलब आप काउंसिल को सिंगुलर मान रहे हो। अगर आप सिंगुलर मान लोगे उसे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं आता, तो आपको लीगल से पहले द तब भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वर्ड को सही रहने दो, ये ठीक है, यहां पे लीगल से पहले द लिख दो, ठीक है। ये इसका आंसर है, और नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत बोला जाएगा, फिर नहीं तो कहा जाएगा कि क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। कि भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में द भी नहीं लिखा, आर्टिकल भी मिसिंग है, और वर्ब भी प्लूरल लिख रखी है, तो दो पार्ट करेक्ट करने पड़ जाएंगे। तो या तो ये कहो कि क्वेश्चन गलत है वो, ठीक है, और नहीं तो काउंसिल से पहले द लिखो, वो सही हो जाएगा अपने आप, क्योंकि काउंसिल का नंबर प्लूरल भी होता है, तो वर्ब उसके साथ सही वर्ब है। The more senior the position was, the more urgent became the need for discretion, decorum and refraining from premature disclosure. ये जो क्वेश्चन है ये भी वो क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत दे रखा है, सब जगह गलत दे रखा है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं। आंसर तो खैर कुछ पैरेललिज्म वगैरह अनाप शनाप वर्ड यूज करके लोगों ने इसको जस्टिफाई करा है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे कि जैसे डबल कंपैरेटिव का जब हम यूज करते हैं ना,
एक्सप्रेशन मतलब रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज शो करने के लिए, जैसे हमने लिखा द हॉटर द टी इज द बेटर इट फील्स। ठीक है, अब ये हमने एक सेंटेंस लिखा, इसमें आप देखोगे हमने यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा द हॉटर, दूसरा एक हमने कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा द बेटर। ठीक, यहां पर सब्जेक्ट लिखा टी, इसके लिए वर्ब यूज की ई, इज यूज की बी की फॉर्म है। यहां पर सब्जेक्ट लिखा इट, ठीक, यहां पे वर्ब यूज की फील्स। ठीक, अब होता क्या है बच्चे, ये आप सबको पता होगा कि जब हमें रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज शो करनी होती है, जैसे एक चीज के बढ़ने से कोई दूसरी चीज बढ़ रही है, या एक चीज के घटने से कोई दूसरी चीज घट रही है, या एक चीज के बढ़ने से कोई दूसरी चीज घट रही है, एक चीज के घटने से कोई दूसरी चीज बढ़ रही है, तो ये जो प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है इंक्रीज या डिक्रीज या चेंज का, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम डबल कंपेरेटिव्स का यूज द के साथ में करते हैं। ये आप सबने आर्टिकल में कभी ना कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो हमने उस पे बेस ये स्ट्रक्चर लिख दिया। अब इसमें होता क्या है बच्चे कि जो हमने सेंटेंस लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द हॉटर इज द टी द बेटर इट फील्स। अब होता क्या है कि अगर हमें किसी क्वालिटी को हाईलाइट करना है, एम्फेसिस करना है, मतलब एम्फेसाइज करना है उस पर, तो हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब लिख देते हैं। ये हम इन्वर्जन का यूज भी कर लेते हैं, लेकिन इन्वर्जन के यूज के लिए कंडीशन ये होती है कि आप इन्वर्जन का यूज तभी करोगे जब आप बी की फॉर्म्स को वर्ब बना के लिखो। बी की फॉर्म का मतलब इज एम आर वॉज वर या बिकम के साथ भी करते हैं, ठीक है, तो बस इन्हीं के साथ में यूज करते हैं इन्वर्जन। दूसरी चीज, इन्वर्जन का यूज आप तभी करोगे जब आपका सब्जेक्ट नाउन हो, प्रोनाउन ना हो। अब जैसे यहां पे आप देखोगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रोनाउन है, इट, ठीक है, और फील्स वर्ब है जो कि बी की फॉर्म भी नहीं है, तो यहां पे हम इन्वर्जन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां पे इन्वर्जन कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको इन्वर्जन का बता रहा हूं, ये आपने कभी पढ़ा सुना जरूर होगा, समझा नहीं समझा वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ा सुना होगा। जैसे हमने कहा हियर द बस कम्स, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, हियर कम्स द बस, ये लो बस आ गई, सरप्राइज शो करने के लिए। लेकिन अगर हम यहां पे लिख दें हियर इट कम्स, हियर इट कम्स, ये लो आ गई, ठीक है, तो अब इसको आप इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो ये सबने पढ़ा ही होगा कॉन्सेप्ट में कि हियर और देयर के साथ में भी हम इन्वर्जन का यूज करते हैं, जिसमें वर्ब को हम इन्वर्ट करके सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। लेकिन वो इन्वर्जन तभी यूज होता है जब आपका सब्जेक्ट जो है वो नाउन हो। जैसे बस जो है ना, ये नाउन है, तो आप इसके साथ में इन्वर्जन कर सकते हो, लेकिन यहां पर जो इट है वो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के साथ इन्वर्जन नहीं होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अपना क्वेश्चन देखो, ये असल में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, एक ही क्वेश्चन होता है, उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ में काम करते हैं, तो ये लोगों को जल्दी समझ में आते नहीं है, तो वो अंडरस्टैंड कोई भी आंसर बता देते हैं। अब इसमें देखो मैं बताता हूं आपको क्या है। द पोजीशन सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, और ये जो द मोर सीनियर हमने लिखा ना, ये एडजेक्टिव है, एम्फेसाइज करने के लिए पहले लिखा गया। आगे बढ़ो, यहां पर हमने लिखा द मोर अर्जेंट, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है, और यहां पर बिकेम जो है वो वर्ब है, और सब्जेक्ट है द नीड। ध्यान दोगे तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब आप देखो कि हमने यहां पर सब्जेक्ट पहले लिखा है, वर्ब बाद में लिखी है, इन्वर्जन नहीं यूज किया, ठीक है। यहां आप देखोगे तो हमने पहले वर्ब लिखी, बाद में सब्जेक्ट लिखा है, तो ये गलत है, ठीक है। अब इसको हमें सही करना है, तो कैसे सही करेंगे? तो एक तो तरीका है कि हम लिख दें द नीड बिकेम, द मोर सीनियर द पोजीशन वॉज, जितनी ज्यादा सीनियर पोजीशन होती थी, द मोर अर्जेंट द नीड बिकेम, उतनी ज्यादा जरूरी मतलब आवश्यकता हो जाती थी। या तो ऐसे लिखो, नहीं तो हमें पता ही जो द मोर सीनियर हमने पहले लिखा है वो हमने एम्फेसिस के लिए लिखा। अगर आपने एम्फेसिस के लिए लिखा है तो इन्वर्जन का यूज कर लो, बी की फॉर्म्स को हम इन्वर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। खास करके जब एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करना हो तब, नाउन को करना हो तब नहीं। तो यहाँ पे जैसे हॉटर एडजेक्टिव है वैसे वहां पे सीनियर एडजेक्टिव है, तो इस वॉज को यहां से उठाओ, ठीक है, और यहां लाके लिख दो, ठीक है। तो द मोर सीनियर वॉज द पोजिशन,
कि जितनी सीनियर पोजीशन होती थी द मोर अर्जेंट द नीड बिकेम। द नीड बिकेम भी लिख सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। पहले एक काम करो, बाद वाले करेक्शन करो। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता एसएससी ने क्या आंसर दिया होगा, ठीक है, लेकिन आप दोनों तरीके से करेक्शन कर सकते हो, तो बाद वाला ही किया करो। अगर कभी आपको ऐसा लगे ना कि किसी एक सेंटेंस को आप दो तरीके से सही कर सकते हो, तो करेक्शन बाद वाला करा करो, ठीक। तो ये जो हम इन्वर्जन यूज करते हैं डबल कंपैरेटिव के साथ में, जब हमें प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन शो करना होता है चेंज या डिग्री का, तो वहां पर इन्वर्जन भी हो सकता है, नॉन इन्वर्जन भी हो सकता है, ऑप्शनल होता है। बस ध्यान में रखना है कि इन्वर्जन तभी करना है जब बी की फॉर्म्स वर्ब हो, ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट आपका नाउन हो, तो इसमें करेक्शन है बी पार्ट। बाकी मुझे पता है इसका आंसर कुछ लोगों ने फोर्थ पार्ट में जस्टिफाई करा है, कुछ अलबल, वो अपना देख लेना। अगले पे जाओ। दैट देयर एग्जिस्ट नो रिकॉर्ड्स फॉर सिटीजन्स if environmental violations are condoned, underline a systematic erosion of constitutional accountability। ठीक है, यहां पर एक वर्ब हमने यूज किया बच्चे, अंडरलाइन। अब वर्ब यूज किया तो कहने के बाद सब्जेक्ट भी होगा, तो ध्यान से देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, दैट देयर एग्जिस्ट नो रिकॉर्ड्स फॉर सिटीजन्स इफ एनवायरमेंटल वायलेशंस आर कंडोन्ड। ठीक है, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। क्या है? दैट देयर एग्जिस्ट नो रिकॉर्ड्स फॉर सिटीजन्स। ठीक है, कि सिटीजन्स के लिए कोई भी राहत का रास्ता नहीं है। रिकॉर्ड्स का मतलब समथिंग दैट यू कैन अप्रोच इन केस ऑफ नीड और इन अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो कि सिटीजन्स के लिए कोई भी राहत का उपाय नहीं है अगर जो एनवायरमेंटल वायलेशंस हैं उनको कंडोन किया जाए। कंडोन का मतलब कोई गलत काम है उसको होने दिया जाए, उसको रोका ना जाए, टोका ना जाए। ठीक है, अंडरलाइन अ सिस्टमेटिक इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है, संवैधानिक प्रतिबद्धता है, ये उसका इरोजन शो करता है कि वो खत्म हो गई, वो है ही नहीं कोई, मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है अगर एनवायरमेंटल वायलेशंस जो है उनको कंडोन किया जाए और जो सिटीजन है उनके पास कोई रास्ता भी ना हो, कोई उपचार भी ना हो उसका। तो अब आप समझोगे जो अंडरलाइंस वर्ब हमने लिखे ना, अंडरलाइन वर्ब, उसका सब्जेक्ट ये पूरा स्टेटमेंट है। अगर ये पूरा स्टेटमेंट सब्जेक्ट है तो वर्ब तो सिंगुलर आ जाएगी। अगर हम कभी भी सिचुएशन को सब्जेक्ट बना के लिखें तो वो सिचुएशन के साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर। तो आंसर यही है। अब इसी को अगर आप चाहो, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, इट अंडरलाइंस, ठीक है, अ सिस्टमेटिक इरोजन ऑफ, इरोजन का मतलब था क्षय होना, किसी चीज का डिके होना, धीरे धीरे करके खत्म होना, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब जैसे मैंने ये लिख दिया, इट अंडरलाइन सिस्टमेटिक इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, तो यहां पे सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया? अंडरलाइंस वर्ब का इट। लेकिन इट तो प्रोनाउन है, तो आपने इसको जरूर किसी न किसी नाउन की जगह पर यूज हुआ होगा। कहां है वो नाउन जिसके लिए आपने यूज किया? तो वो नाउन वही दैट क्लॉज थी। इट अंडरलाइंस अ सिस्टमेटिक इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी दैट देयर एग्जिस्ट्स नो रिकॉर्स। इसको खींच ले जाओ लास्ट तक। ठीक है, तो ये जो हम दैट के साथ में नाउन क्लॉज लिख रहे हैं ना बच्चे, ये नाउन क्लॉज हमारी जो है सब्जेक्ट है, लेकिन हमने इसके लिए इट का यूज कर लिया, तो इस नाउन क्लॉज को एक्स्ट्रा पोज्ड कर दिया गया। तो ऐसे हम नाउन क्लॉजेस को बोलते हैं, ऐसी क्लॉजेस को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पोज्ड नाउन क्लॉजेस। अगले पे आइए, इफ द पॉलिसी वर टू बी इंप्लीमेंटेड नेशन वाइड, it would necessitate that every regional office conducts a comprehensive audit within a period of 6 months। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत दिया गया है, बाकी आप देख लेना। ठीक है, यहां पर आप देखोगे हमने एक वर्ब लिखी कंडक्ट्स, ठीक है, और इस कंडक्ट्स वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? इट वुड नेसेसिटेट दैट एवरी रीजनल ऑफिस, इसका सब्जेक्ट है एवरी रीजनल ऑफिस। ठीक है, तो एवरी रीजनल ऑफिस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। एकदम ठीक लग रहा है, कुछ भी गलत नहीं लग रहा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक चीज समझनी है। यहां पर एक क्वेश्चन हमने लिखा, इट रिक्वायर्स दैट एवरी प्लेयर या एवरी
दैट एवरीवन टेक्स सम रेस्ट। ठीक है, अब आप देखोगे ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, एवरीवन टेक्स सम रेस्ट, अगर ये केवल इतना लिखा हो तो ठीक लिखा है। एवरीवन सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है तो वर्ब उसके लिए टेक्स सिंगुलर आ गए, सम रेस्ट उसका ऑब्जेक्ट है, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहां पे देखो हमने वर्ब क्या लिखी, इट रिक्वायर्स दैट, ऐसा आवश्यक है। ठीक है, तो जब आप ये लिख दोगे इट रिक्वायर्स दैट, तो ये लिखा गया स्टेटमेंट ना एक रिक्वायरमेंट हो गया, ये नेसेसिटी हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया, फैक्ट नहीं रहा। अब आप सबको पता होगा कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो किसी नेसेसिटी को, किसी रिक्वायरमेंट को, किसी डिमांड प्रेयर को, इनडायरेक्ट एडवाइस ऑर्डर को रेफर करते हैं, उनको प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में लिखा जाता है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की बेस फॉर्म्स होती हैं, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, टेंस चाहे कोई भी हो, तो यहां पे आपको टेक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का कॉन्सेप्ट है। टेंस जो चाहे हो, ठीक है, सब्जेक्ट जो चाहे हो, वर्ब बेस फॉर्म में यूज होगी। अब आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, इट वुड नेसेसिटेट। इट वुड नेसेसिटेट का मतलब हो गया कि इससे आवश्यक हो जाएगा। नेसेसिटी का मतलब आपको पता है, ये नेसेसरी एडजेक्टिव होता है, ये उसी की वर्ब फॉर्म है। तो इट वुड नेसेसिटेट का मतलब हो गया इट वुड मेक नेसेसरी, ये आवश्यक कर देगा किसी चीज को। किस चीज को आवश्यक कर देगा, तो जिस भी चीज को आवश्यक कर देगा वो चीज कैसी हो जाएगी, एक नेसेसिटी। अगर वो नेसेसिटी हो जाएगी तो इसको एक्सप्रेस कौन करेगा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म, तो कंडक्ट्स की जगह आ जाएगा कंडक्ट। तो ये आंसर है। अगला देखिए, द सडननेस विद विच द इशू एस्केलेटेड टुक not only the negotiators but also the observers by surprise who were expecting a gradual resolution process। ठीक, इसका भी आंसर गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये असल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है, जो आप सिंगल किसी रूल एक्सेप्शन से या वन लाइनर पढ़ के उनको नहीं कर सकते। उनके लिए ना आपके कॉन्सेप्ट थोड़े डेप्थ से क्लैरिटी उनकी होनी चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग थोड़ी साउंड होनी चाहिए। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ में अप्लाई करते हैं, मतलब इस तरीके के हम सिचुएशन, ये मैथ्स में भी होते हैं, रीजनिंग में भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जीएस में भी होते होंगे, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता वहां होते कि नहीं होते, कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं उन पे एक सिंगल फैक्ट, एक सिंगल कॉन्सेप्ट काम करते हैं और वो सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उनको एक सिंगल कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं किया जा सकता, मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ उन पे काम करते हैं, तब उनका सोल्यूशन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो इंग्लिश में आते हैं उनको जनरली लोग गलत आंसर बता देते हैं, या आंसर भले ही सही बता दें की देखकर कि फर्स्ट पार्ट गलत है, फोर्थ पार्ट गलत है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन गलत दे देते हैं, जस्टिफिकेशन गलत दे देते हैं। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है मैं इसका आपको बताता हूं। यहां पर हम देख रहे हैं, किसी ने कहा कॉमा लगा दो, किसी ने कहा वो लगा दो। एसएससी के एग्जाम्स में पंक्चुएशन की मिस्टेक्स को नहीं लिया जाता सीरियस। ठीक है, तो यहां पर हमने वर एक्सपेक्टिंग वर्ब लिखी है और यहां पे इसका सब्जेक्ट हु लिखा है। ठीक है, जितनी चीज पे आपको ध्यान देना है मैं उतने पे, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दिला रहा हूं। द सडननेस विद विच द इशू एस्केलेटेड, जिस तेजी से वो इशू एकदम आगे बढ़ा, एस्केलेट हुआ, टुक नॉट ओनली द नेगोशिएटर्स बट ऑल्सो द ऑब्जर्वर्स बाय सरप्राइज, उससे न केवल नेगोशिएटर्स बल्कि जो ऑब्जर्वर्स थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए। कौन से नेगोशिएटर्स या कौन से ऑब्जर्वर्स, हु वर एक्सपेक्टिंग अ ग्रेजुअल रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो एक स्लो रेजोल्यूशन प्रोसेस एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रेजोल्यूशन है, जो समाधान है वो स्लो होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन वहां तो अचानक से सब कुछ हो गया, तो वो इससे सरप्राइज हो गए। अब आप एक चीज समझो, एक्सपेक्ट वर्ब क्या शो करती है, मेंटल स्टेट। ठीक है, मेंटल स्टेट शो करती है, इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। पहली बात, आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस वर्क, हमें ये नहीं कहना आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू डू दिस वर्क। तो पहली बात तो आप यही समझ लो कि जैसे होप वर्ब होती है, बिलीव वर्ब होती है, थिंक वर्ब होती है, वो वर्ब ऑफ स्टेट होती हैं, वर्ब ऑफ एक्शन नहीं होते, उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं यूज होता। ठीक है, तो ये जो एक्सपेक्ट है ये भी वैसे ही वर्ब है, इसको हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करना चाहिए। हो सकता है कुछ बार आपने देखा हो कि एक्सपेक्ट वर्ब को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है, लेकिन वहां पर उसका यूज हम करते हैं किसी पर्सन के लिए जिनके यहाँ बेबी होने वाला है, मतलब somebody is expecting का मतलब she is pregnant। ठीक है, तो वो अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, वो अलग कॉन्टेक्स्ट है, यहां पे आपको पता है वो वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो ये जो एक्सपेक्ट वर्ब हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखी ना, ये गलत है, ये वर्ब ऑफ एक्शन नहीं है, वर्ब ऑफ स्टेट है, तो इसको हमें इंडेफिनिट टेंस में लिखना चाहिए। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, हु एक्सपेक्टेड। लेकिन इसके आंसर बड़े अल्लू वल्लू दे रखे हैं लोगों ने वैसे, आप देखना। ठीक, तो ये इसका आंसर है। ठीक है,
चलो ये तो हमने एक्सपेक्ट वर्ब का जो एट्रीब्यूट है उससे हमने जान लिया कि भाई ये नॉन एक्शन वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होगी, बात खत्म। अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। मान लीजिए हमें इतनी टेक्निकल जानकारी नहीं है कि स्टेटिव क्या, नॉन एक्शन क्या, हालांकि होनी चाहिए। अगर आप सीजीएल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर 30-35 लाख बच्चे बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, और इसमें बीटेक भी होते हैं, एमटेक भी होते हैं, बीएससी भी होते हैं, एमएससी भी होते हैं, हाईली एजुकेटेड और अच्छे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए बच्चे होते हैं जो 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी होते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि नहीं पता, ठीक है। तो भी देखो, जब वो इश्यू एस्केलेट हो गया अचानक से, ठीक है, और वो सारे लोग सरप्राइज हो गए, तो क्या वो तब भी एक्सपेक्ट करते रहोगे? तब तो नहीं कर रहे होंगे ना, तब तो एक्सपेक्ट करना बंद ही हो गया होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस ये शो करता है कि दिस एक्शन हैज स्टार्टेड बट नॉट एंडेड। कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है इट हैज स्टार्टेड बट नॉट एंडेड, कि स्टार्ट हो गया लेकिन एंड नहीं हुआ। हाउ इज इट पॉसिबल? जब उन्होंने देखा कि जैसा वो मान रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे ज्यादा अलग काम हो गया, उससे हटके काम हो गया, तो एक्सपेक्टेशन वाला काम तो तुरंत ही रुक गया होगा, तो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं आएगा। मतलब अगर हम केवल अपना कॉमन सेंस ही यूज कर लें, नहीं कॉन्सेप्ट यूज करें ग्रामर के, तब भी हम जान जाएंगे ये गलत है। और नहीं तो अगर हमें ये बात पता है एक्सपेक्टेड द वर्ब ऑफ स्टेट, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पाइए, द सीईओ डिमांडेड दैट द रिपोर्ट इज सबमिटेड। अब आगे पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं पूरा पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। टू द बोर्ड नॉट लेटर देन वेंसडे आफ्टरनून फॉर इमीडिएट इवेल्युएशन। पढ़ लिया पूरा। अब देखो यहां पर हमने वर्ब लिखी इज सबमिटेड, और इस सबमिटेड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? द रिपोर्ट। तो द रिपोर्ट तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने इज सबमिटेड एकदम सही लिखा, नो प्रॉब्लम। लेकिन है प्रॉब्लम, अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो, द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द बोर्ड, तो ये ठीक है, हम इसको एक फैक्ट मान लेंगे। लेकिन यहां देखो क्या लिखा, द सीईओ डिमांडेड, सीईओ ने ऐसा डिमांड किया। तो अगर सीईओ ने ऐसा डिमांड किया, तो इसका मतलब ये जो हम लिख रहे हैं वो फैक्ट नहीं है, ये हम सीईओ की डिमांड लिख रहे हैं कि वो क्या चाहता था, तो ये इनडायरेक्ट डिमांड हो गई। अभी थोड़ी देर पहले एक और भी क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, डिमांड, प्रेयर होते हैं, नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उनको हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में एक्सप्रेस करते हैं। अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड वर्ब की बेस फॉर्म होती है, तो ये जो हमने इज सबमिटेड लिखा है ना, इसकी जगह लिखो बी सबमिटेड। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा सबमिट क्यों नहीं लिखा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड की वर्ब्स होती हैं, जिनका यूज हम नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट, इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, डिमांड, प्रेयर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि जो वर्ब हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में लिखना चाह रहे हैं, अगर वो वर्ब किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ में लिखी गई है जो उस वर्ब का डूअर है, तो वर्ब एक्टिव मीनिंग कन्वे करेगी। अगर वो किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ में लिख दी जाए जो उस वर्ब का डूअर नहीं है, कोई और डूअर है, तो वर्ब पैसिव मीनिंग कन्वे करेगी। अब अगर वर्ब एक्टिव मीनिंग कन्वे करेगी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में, तो हम यूज करेंगे उसकी बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब जो भी बेस फॉर्म हो, गो है, ईट है, प्ले है, वो आपको पता ही है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर जो हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में वर्ब यूज करना चाहते हैं वो किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ लिखी गई जो उस वर्ब का डूअर नहीं है, कोई और डूअर है, और हमें पैसिव मीनिंग चाहिए, तो जब हम किसी पैसिव वर्ब को प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में लिखते हैं तो हम बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। जैसे एग्जांपल से मान लो ईट वर्ब है, तो ईट वर्ब को अगर प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में लिखना है एक्टिव वॉइस में, तो हम लिखेंगे ईट। या गो वर्ब ले लेते हैं एग्जांपल में, तो हम लिखेंगे गो, नहीं गो का पैसिव नहीं बनता, ईट ही लिखते हैं, तो हम लिखेंगे ईट। और अगर हमें इसका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में यूज करना पैसिव वॉइस में, तो हम लिखेंगे बी ईटन। तो बी ईटन भी बेस फॉर्म है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में यूज की जा सकती है, और ईट भी बेस फॉर्म में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में यूज की जा सकती है, बस डिफरेंस एक्टिव पैसिव का है। तो वहां पे जो रिपोर्ट है वो तो सबमिट करेगी नहीं, रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा, तो हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में लिखनी है वर्ब, लेकिन पैसिव वॉइस की, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये अपना ध्यान रखना। The investigation's findings, alarming in scope, prompted responses from agencies but also from auditors who report they were never granted access to critical records. अब यहां पर हम देखेंगे, हमने एक वर्ब लिखी है रिपोर्ट, और इसका सब्जेक्ट हमने लिखा है हु, ठीक है। हु का मतलब है द ऑडिटर्स, ऑडिटर्स हो गया सब्जेक्ट, ठीक। अब आप देखोगे जो हमने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी है, इसकी वर्ब है प्रेजेंट टेंस में, हु सब्जेक्ट है, तो हु का एंटीसीडेंट अगर प्लूरल हो तो हम इसके बाद में वर्ब प्लूरल लिखते हैं, तो हु का एंटीसीडेंट ऑडिटर्स प्लूरल है, तो रिपोर्ट वर्ब हमें ठीक लग रही है कि भाई
प्लूरल सब, हु का यूज हमने प्लूरल नाउन के लिए किया तो हु प्लूरल हो गया, तो वर्ब इसका प्लूरल आएगी तो ठीक हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, यहां पे आपकी मेन क्लॉज तो पास्ट में है, ये मेन क्लॉज तो प्रॉम्प्टेड पास्ट में है, ठीक है। तो अगर ये मेन क्लॉज पास्ट में है तो फिर आपके सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी पास्ट में हो जाएगी, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज पास्ट में हो जाएगी तो रिपोर्ट की जगह रिपोर्टर लिखना पड़ेगा। तो ये टेंस की मिस्टेक है। टेंस में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना कि अगर हम किसी सेंटेंस की मेन क्लॉज को पास्ट टेंस में लिखें तो उसकी जो कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होती हैं वो भी पास्ट टेंस में लिखनी पड़ती हैं, अगर वो किसी यूनिवर्सल फैक्ट या प्रोवर्ब को रेफर ना करें तो, ठीक है। तो ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट या प्रोवर्ब तो है ही नहीं, तो इसको पास्ट टेंस में लिखो, मेन क्लॉज पास्ट में तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी पास्ट में। That certain state governments have invoked archaic laws to suppress dissent does not only reflect legal opportunism but also undermines the constitutional ethos. यहां पर आप आगे पढ़ लेते हैं, ethos that such provisions were meant to uphold. ethos का मतलब moral values होता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे हमने एक कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करा है, कौन सा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली और ये बट ऑल्सो, ठीक। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए बच्चों कि जो हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज करते हैं, जैसे हमने यूज करा नॉट ओनली बट ऑल्सो, या हमने यूज किया नाइदर नॉर, या हमने यूज किया आइदर और। तो ये जो हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं इनको हम बोलते हैं कोरिलेटिव्स। इनमें होता क्या है कि ये जो हमने नॉट ओनली लिखा ना, कंजंक्शन नहीं है, कंजंक्शन केवल बट है, नाइदर कंजंक्शन नहीं है, कंजंक्शन केवल नॉर है, आइदर कंजंक्शन नहीं, कंजंक्शन केवल और है। तो ये कोरिलेटिव पेयर्स है, इनको हम कंजंक्शन बोलते हैं जब ये साथ में यूज होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। लेकिन ध्यान ये देना है कि कंजंक्शन इंग्लिश में दो ही तरीके के होते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। ये जो हमने कंजंक्शंस लिखे ना, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, क्योंकि बट कोऑर्डिनेट है, नॉर कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट है। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन जब भी हम सेंटेंस में यूज करते हैं, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट को, वर्ब से ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। अब यहां पे आप देखोगे तो नॉट ओनली बट ऑल्सो है, वो किसको कनेक्ट कर रहा है, दो वर्ब्स को। एक वर्ब है अंडरमाइंस और एक वर्ब है डज रिफ्लेक्ट। तो ये दो वर्ब हैं जिनको हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट करना है, ठीक। तो ये जो हमने इन्वर्टेड फॉर्म लिख दी है ना रिफ्लेक्ट वर्ब की, ये गलत है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज अगर हम देखो, वैसे तो हमें पता है कि जब हम कोई मेन वर्ब लिखते हैं तो हम उसमें नॉट का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में, मेन वर्ब से पहले। ही डज नॉट गो देयर, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम लिख दें ही डज नॉट ओनली गो देयर बट ऑल्सो प्लेस देयर, तो अब यह गलत हो गया। तो होता क्या, नॉट अलग है, नॉट ओनली बट ऑल्सो अलग है, वो हमें डिफरेंस समझना चाहिए। अब होता क्या, हमें यहां भी नॉट दिख रहा है, यहां भी नॉट दिख रहा है, तो हमें लग रहा है हमने यहां पे लिखा ही डज नॉट गो देयर, तो यहां लिख दिया डज नॉट ओनली गो देयर, तो एक ही बात लगती है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, ये नॉट है, ये नॉट ओनली है। तो जब हम नॉट का यूज करते हैं किसी वर्ब के साथ में, तो हम उसका यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले करते हैं। तो ये जो हमने डज नॉट गो लिखा है एकदम ठीक लिखा है, ही डज नॉट गो देयर एकदम सही है। अगर केवल ऐसे लिख दोगे ही नॉट गोज देयर तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहां पे आप नॉट नहीं लिख रहे हो, आप लिख रहे हो नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो जब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में और वर्ब्स को कनेक्ट करना हो, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो ये जो हमने डज नॉट गो लिखा है ना, ये गलत है, इसको लिखो गोज। ही नॉट ओनली गोज देयर बट ऑल्सो प्लेस देयर, वो ना केवल वहां जाता है बल्कि वहां खेलता भी है, ये ध्यान रखना। तो ये जो नॉट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं ना, ये हमें तब जरूरत नहीं पड़ती जब नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखा। तो यहां पे जो नॉट ओनली लिखा है, नॉट ओनली केवल नॉट होता केवल तो हम लिख देते डज नॉट रिफ्लेक्ट, लेकिन ये नॉट ओनली बट ऑल्सो है, तो इसको लिखो नॉट ओनली रिफ्लेक्ट, ये आंसर हो गया। अगले में ये It was at the summit in Vienna where the treaty was officially ratified, thereby bringing to an end decades of political uncertainty in the region. अब ये जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर गलत दे रखा है, ठीक है। आप देखोगे तो इसका आंसर लोगों ने गलत बता दिया है, ठीक है। इसमें है कुछ गड़बड़ और बता दी है कुछ और। मैं आपको समझाता हूं, देखो
मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे ब्रॉट टू एन एंड हिज इनिंग्स। ठीक है, अब हमने ये सेंटेंस लिखा, दे ब्रॉट टू एन एंड हिज इनिंग्स। अब देखो समझना, टू प्रेपोजिशन है, एन एंड इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हिज इनिंग्स हमने नाउन लिखा, ये किसका ऑब्जेक्ट है? भाई सेंटेंस में नाउन है, प्रोनाउन तो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ही होते हैं। अब यहां पर सब्जेक्ट तो दे है, ठीक है, ब्रॉट वर्ब का। तो ये जो हमने हिज इनिंग्स नाउन लिखा, ये किसका ऑब्जेक्ट है? टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट एन एंड हो गया, तो हिज इनिंग्स नाउन भी किसी न किसी का ऑब्जेक्ट होगा। अब प्रेपोजिशन का तो हो नहीं सकता, प्रेपोजिशन का तो एन एंड लिखा हो, तो वो किसका होगा? तो वो इस वर्ब का होगा। ब्रिंग ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ये आप सबको पता होगा कि ब्रिंग जो है वो इंट्रांसिटिव नहीं, वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं यूज होती कभी भी। जैसे मैं कह दूं आई ब्रॉट फ्रॉम दिल्ली, तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। आई ब्रॉट फ्रॉम दिल्ली, व्हाट डिड आई ब्रिंग फ्रॉम दिल्ली, क्या लाया मैं दिल्ली से, बताना पड़ेगा। यहां पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो ये जो हमने हिज इनिंग्स लिखा है, वो इस ब्रॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। हमने गलत लिख रखा है इसको, तो इसको यहां से उठा के लाओ, यहां लिख दो, दे ब्रॉट हिज इनिंग्स टू एन एंड। ब्रिंग समथिंग टू एंड का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, एंड कर देना। दे ब्रॉट हिज इनिंग्स टू एन एंड का मतलब उन्होंने उसकी पारी का अंत कर दिया, समाप्त कर, मतलब आउट कर दिया होगा, इसका मतलब ये है। तो जो भी हम लिखते हैं ब्रिंग टू एन एंड, तो ब्रिंग वर्ब के बाद में ब्रिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट जरूर लिखना चाहिए। ठीक, एक हालांकि दूसरा तरीका हो सकता है इसको लिखने का। आप इसको ऐसे लिख दो, जैसे हमने लिखा दे ब्रॉट हिज इनिंग्स टू एन एंड। दूसरा तरीका होता है आप ऐसे लिख दो, हिज इनिंग्स वॉज ब्रॉट टू एन एंड। अब यहां पे हमने ब्रॉट टू एन एंड लिखा था तो गलत था, क्योंकि ब्रॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट मिसिंग था। यहां पे आप देखो हमने ब्रॉट टू एन एंड लिखा, लेकिन ये ठीक है। पता है क्यों ठीक है? क्योंकि ये वर्ब पैसिव है। पैसिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता है। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव में उसका ऑब्जेक्ट होता है ना, वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये लो ठीक हो गया। तो अगर पैसिव लिखा हो तब तो अलग बात है, हिज इनिंग्स वॉज ब्रॉट टू एन एंड। नहीं तो एक्टिव में ब्रॉट वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब है, आप बिना इसका ऑब्जेक्ट के यूज भी नहीं कर सकते। और जो टू एन एंड होता है वो डिस्क्राइब उसी ऑब्जेक्ट को करता है। ठीक, तो ये ऐसे लिखोगे। एक और तरीका हो सकता है, दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको ऐसे लिख दो, दे ब्रॉट। ठीक है, अब क्या करो पता है, ये जो एन एंड टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, इसको ऑब्जेक्ट बना लो ब्रॉट वर्ब का, दे ब्रॉट एन एंड। और ये जो हिज इनिंग्स ब्रॉट का ऑब्जेक्ट था, उसको ऑब्जेक्ट बना दो टू का। ठीक है, तो या तो ऐसे लिख दो, दे ब्रॉट एन एंड टू हिज इनिंग्स। तो ये जो ब्रिंग टू एन एंड एक कॉमन इडियम होता है, इसका मतलब होता है टू एंड समथिंग। इसके साथ में किस तरीके के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं वो यहां से आपको समझने। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है, तो आप सीजीएल की सही तैयारी कर रहे हो, तो करते रहो। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आओ। यहां पे देखो हमने एक वर्ब लिखी है ब्रिंगिंग, हालांकि नॉन फाइनाइट फॉर्म में है, लेकिन वर्ब है, ब्रिंग है। ठीक है, इसके बाद हमने टू एन एंड लिख दिया, टू प्रेपोजिशन हो गई, एन एंड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो डिकेड्स ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द रीजन है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आप सोचो ये ऑब्जेक्ट किसका है? सोचो, ये ऑब्जेक्ट है ब्रॉट का। ठीक है, जैसे यहां पे था ना, हिज इनिंग्स ऑब्जेक्ट किसका था? ब्रॉट का। लिख दिया कहां उसको? प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद लिख दिया, तो वो गलत हो गया। तो अब ये जो हमने लिखा है ना, डिकेड्स ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द रीजन, ये होना चाहिए ब्रिंगिंग के बाद में, देयर बाई ब्रिंगिंग डिकेड्स ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द रीजन टू एन एंड, ये होना चाहिए था। लेकिन अब आप ऐसा करोगे कैसे? कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो हमने लिखा है डिकेड्स ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द रीजन, ये अलग पार्ट में, टू एन एंड अलग पार्ट में, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसे ले जा नहीं सकते। तो क्या पैसिव बना दें? पैसिव बना के भी सही नहीं कर सकते, क्योंकि पैसिव तो तब बनाओगे जो वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लो। भाई ब्रॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट इनिंग्स है, तो इनिंग्स को सब्जेक्ट बना लोगे तो पैसिव बनाओगे ना। और सब्जेक्ट बनाने के लिए इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, वो भी आप नहीं कर सकते। तो क्या सॉल्यूशन है? तो ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला, ब्रिंग एन एंड टू समथिंग।
तो इसको करेक्ट करने का तरीका ये है कि इसको लिखो ब्रिंग एन एंड, ठीक है। ये जो टू एन इसको एंड के बाद में ले जाना है, बस ऐसे लिख दो। तो हम क्या करेंगे, ब्रिंग वर्ब जो कि ट्रांसिटिव वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट हम बना देंगे एंड को, ब्रिंग एन एंड टू डिकेड्स ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये इसका आंसर है, यही आंसर है और कुछ नहीं है। अब आप जरा इसको ऑनलाइन या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे या दूसरे टीचर्स ने इसका आंसर क्या बताया वो भी एक बार ढूंढना, ठीक है। इंग्लिश को ऐसे डील किया जाता है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। Were he to have responded promptly, the crisis could have been averted for far earlier than it ultimately was, saving valuable diplomatic capital. ये जो क्वेश्चन है, अब ये भी उन क्वेश्चंस में से जिसका आंसर गलत है, ठीक है। ये आंसर गलत दे रखा है, इसके आंसर गलत दिए हैं सारी जगह पे लगभग। होता क्या है, अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे नो एरर दिया होता तो इसको मैं नो एरर ही टिक करता। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब आप इसका आंसर ऑनलाइन ढूंढोगे, आपने प्रैक्टिस किया होगा, देखा होगा, तो ए पार्ट में इसका एरर दिया होगा। क्या दिया होगा, हैड ही रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली, ऐसे लिखा होगा, हैड ही रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली, ठीक है। वो वैसा लिखना ठीक है, ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन अभी जो लिखा वो भी ठीक है, दिक्कत ये है। तो किसी भी सेंटेंस को हम तब करेक्ट करते हैं जब वो इनकरेक्ट हो। भाई आप किसी चीज को सही तो तभी करोगे ना जब वो पहले गलत हो। मान लो सही लिखा हो तो क्यों चेंज कर दोगे, ठीक है, तब उसको नहीं चेंज किया जाता। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये है नो एरर। तो मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा कुछ भी, क्योंकि है ही नहीं, बताऊं क्या, ठीक है। ये तो नो एरर है, ये क्वेश्चन गलत है एसएससी का। अगर यही है, मतलब जो मुझे दिया गया क्वेश्चन टाइप करके, ठीक है, मैंने खुद तो नहीं करा, लेकिन अगर यही क्वेश्चन है तो ये गलत है। अब मुझे पता यही है, इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक हमसे नहीं हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है ये नो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब जो बाकी लोग कह रहे हैं कि हैड ही रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली, वो क्यों गलत हो जाएगा, ठीक है, वो क्यों ना लिखें, तो मैं बता देता हूं क्यों ना लिखें। देखो अभी समझ में जाएगा। तो मैं अपना आंसर देता हूं, मेरा आंसर है नो एरर का, बाकी आपको जो अच्छा लगे देख लो। देखो बच्चे, ये जो पूरा लिखा गया सेंटेंस है ना, कंडीशनल है। वर ही टू हैव रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया इफ ही हैड रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली, ठीक है। अगर उसने जल्दी से रिस्पॉन्ड किया होता, द क्राइसिस कुड हैव बीन अवर्टेड। तो जो क्राइसिस है, जो मतलब डिजास्टर है, उसको अवॉइड किया जा सकता था, ठीक है। आगे लिखने की जरूरत नहीं, वो आप देख लेना। तो ये जो ना ये क्लोज टाइप कंडीशनल है, थर्ड टाइप कंडीशंस होते हैं ना जिनको हम क्लोज्ड कंडीशंस बोलते हैं, तो ये क्लोज्ड कंडीशनल है। इसमें हमारी इफ क्लॉज जो है उसमें हमने पास्ट परफेक्ट लिख रखा है। तो इसका मतलब ये इमेजिनेशन जो हम कर रहे हैं इफ क्लॉज में, ये पास्ट का इमेजिनेशन है। जब हम पास्ट की सिचुएशंस इमेजिन करते हैं तो क्लोज कंडीशन बनता है। इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आ जाता है, मेन क्लॉज में कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो यहां पे कुड हैव अवर्टेड आ जाएगा, तो ये ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आपको पता होगा, थर्ड टाइप कंडीशनल है, क्लोज कंडीशनल है। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस हैड क्लॉज, इफ क्लॉज को इन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। इन्वर्ट करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हैड ही रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली, ठीक है। तो जो इफ क्लॉजेस होती हैं उनको हम इन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। इन्वर्ट करने पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, इफ ड्रॉप हो जाता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। यही आंसर सभी ने वहां पे बताया। लेकिन इसकी एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी होती है, ग्रामेटिकली पढ़ी जाती पढ़ाई जाती है, वो एक अलग बात है। वैसे करियर विल इंग्लिश चैनल पे मेरा एक लेक्चर है कंडीशनल्स का, डिटेल्ड लेक्चर है, उसमें कंडीशनल्स को काफी डिटेल में पढ़ाया। और एक 60 रूल्स ऑफ ग्रामर भी है, न्यू 60 रूल्स ऑफ ग्रामर भी है, उसमें भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया। तो आप में से जिन बच्चों ने उनको देखा होगा वो जान जाएंगे। इनका एक तीसरा तरीका भी होता है इन्वर्ट करने का। जो इफ क्लॉजेस होती हैं उनको इन्वर्ट करने का एक और भी तरीका होता है। तीसरा तरीका ये होता है कि जो हमारा क्लोज कंडीशन की इफ क्लॉज होती है पास्ट परफेक्ट वाली, अगर हम चाहें तो उसको बी की फॉर्म के साथ भी इन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो इन्वर्ट करने का तरीका यही हो गया कि जो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है उसका यूज कर लो, सीधे सब्जेक्ट से पहले
और इन्वर्ट कर दो इफ क्लॉज को। लेकिन इसके अलावा एक तरीका ये भी होता है कि बी की फॉर्म वर का यूज करके इन्वर्ट कर दो, वर, ठीक है, ही। अब होगा क्या, अगर ये सेमी क्लोज का आप इन्वर्जन करोगे तो आपको यहां पे इन्फिनेटिव लिखना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हम इन्वर्जन कर रहे हैं क्लोज का, पास्ट परफेक्ट का, तो हमें यहां पे इन्फिनेटिव लिखना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट फॉर्म में, वर ही टू हैव रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली। अब ये जो हमने किया है ना यहां पे इन्वर्जन, ये इन्वर्जन जो है बहुत पॉपुलर तरीका नहीं है, ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैं इसका आपको रेफरेंस दे सकता हूं, ऑथेंटिकेट कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूं, आई कैन ऑथेंटिकेट इट। तो एक तरीका ये हो सकता है कि वर ही टू हैव रिस्पॉन्डेड। अब यहां पर क्या आपने देखो वही दे रखा है, वर ही टू हैव रिस्पॉन्डेड। तो ये जो हमने वर ही टू हैव रिस्पॉन्डेड लिखा है ना बच्चे, ठीक है, इसका मतलब है हैड ही रिस्पॉन्डेड, इसका मतलब है इफ ही हैड रिस्पॉन्डेड। तो ये एकदम सही है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ये एक ही मतलब होता है क्या भाई, लैंग्वेज में क्या होता है कि आप एक ही बात को मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के थ्रू कन्वे कर सकते हो, एक ही बात को आप कई स्ट्रक्चर्स के थ्रू कह सकते हो। तो आप ऐसे कहो, ऐसे कहो, ऐसे कहो, ये एक ही बात है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन नो एरर है, इसमें कोई करेक्शन नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब पता नहीं एसएससी ने क्या आंसर दिया होगा, लोगों ने क्या बताया वो अपना देख लो। कुल मिला के नो एरर है, इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। अगले पे जाओ। Not only does the report fail to address structural gaps, but also it overlooks the more pressing issue of community exclusion, which according to activists have been systematically ignored for years. तो यहां पे हमने एक वर्ब लिखी have been ignored, have been systematically ignored। तो ये वर्ब है, अब वर्ब है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट भी होगा, have been ignored, किस चीज को इग्नोर किया गया है, तो यहां पे सब्जेक्ट है the more pressing issue of community exclusion, which, तो यहां पे सब्जेक्ट है ये विच, और ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको पता होगा कि हु है, होम है, विच है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं इनका जो एंटीसीडेंट होता है जिसके लिए यूज किया गया, अगर वो सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होते हैं, अगर वो प्लुरल है तो ये प्लुरल होते हैं। अभी जो विच आपने यूज किया वो किसके लिए यूज किया आपने, कम्युनिटी एक्सक्लूजन के लिए। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है, कम्युनिटी एक्सक्लूजन, ठीक है। अब अगर यहां पे कम्युनिटी एक्सक्लूजन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर है, विच उसके लिए यूज किया तो विच भी सिंगुलर हो गया, विच सिंगुलर हो गया तो यहां पे हैज लिखो। तो ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, द कंपनी नीड्स अ डिटेल्ड फीडबैक फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स। अब यहां पे जो फीडबैक हमने लिखा ना बच्चे, नाउन है। फीडबैक जो हमारा नाउन होता है वो नेम ऑफ एक्शन है, जैसे एक्सेस है, अप्रोच है, तो वो भी नेम ऑफ एक्शन होते हैं, फीडबैक भी नेम ऑफ एक्शन है, तो अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होने की वजह से इसके साथ में ना हमें एन आर्टिकल नहीं यूज करना चाहिए। तो जो आर्टिकल ए लिखा है ये गलत है, सीधे लिखो द कंपनी नीड्स डिटेल्ड फीडबैक। फीडबैक इज एन अनकाउंटेबल नाउन। जैसे एक्सेस है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, एविडेंस है, नॉलेज है, बैगेज है, सीनरी, पोएट्री, मशीनरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, ज्वेलरी, ये सब होते हैं, वैसे ये भी अनकाउंटेबल है। Not only the minister but also the bureaucrats has been accused of manipulating। आसान क्वेश्चन है, यहां पे वर्ब हमने लिखी has been accused, ये हमारी वर्ब है। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, नॉट ओनली द मिनिस्टर बट ऑल्सो द ब्यूरोक्रेट्स। तो हमें पता है कि जब नॉट ओनली बट ऑल्सो से हम दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वर्ब आती है बाद वाले के अकॉर्डिंग, जो भी वर्ब के पास में बाद में लिखा होता है, ठीक है। तो हमें वर्ब लिखनी पड़ेगी द ब्यूरोक्रेट्स के अकॉर्डिंग। ब्यूरोक्रेट्स प्लुरल है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो यहां पे प्लुरल वर्ब आ जाएगी, तो आपको लिखना पड़ेगा हैव। तो ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का एरर हो गया। लिटिल डिड द कमिटी न्यू। अब यहां पर आप देखोगे हमने एक लिटिल एडवर्ब है जो कि नेगेटिव मीनिंग का एडवर्ब होता है, उसको एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लिख दिया एम्फिसाइज करने के लिए, ठीक है। तो जब हम किसी एडवर्ब को, स्पेशली ऐसे एडवर्ब्स जो नेगेटिव होते हैं मीनिंग में, एम्फिसाइज करने के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लिख देते हैं। लिटिल हो गया, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली हो गया, रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, तो हम उनके साथ में वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पे हमने डिड हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले और मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लिख दिया, तो ये ठीक है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डू डज डिड होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स, इनके साथ मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, न्यू जो है वो सेकेंड फॉर्म है, तो इसको नो लिखिए, ये आंसर हो गया। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज डिड और मॉडल्स के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए। All that is needed for the bill to pass are a simple majority and a signature from the presiding officer to certify the vote। जो हमें चाहिए
वो क्या है, सिंपल मेजॉरिटी और एक सिग्नेचर चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो हमारे वोट को सर्टिफाई कर दे। तो यहां पर हमने वर्ब लिखी आर। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा, ठीक है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये ऑल। ये जो ऑल हमने यूज किया ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑल प्रोनाउन होता है। बाकी ये जो भी हमने लिख रखा है ये एक रिलेटिव क्लॉज है, ऑल का मॉडिफायर, मतलब ये पूरी जो क्लॉज हमने लिखी है ना ग्रीन से जो अंडरलाइन कर दिया, ये ऑल का मॉडिफायर है। सब्जेक्ट कौन है हमारा, ऑल। अब ऑल सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, ये हमें सोचने वाली बात है कि ऑल सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो मैं बता देता हूं, ऑल का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा ऑल इज गुड, ठीक है, और मैं लिख दूं ऑल आर गुड। तो अब हमें सोचना है कि भाई ऑल को अगर हम कभी सब्जेक्ट बना के किसी सेंटेंस में लिखें तो इसके साथ वर्ब कैसी लिखें, सिंगुलर या प्लूरल। ऑल इज गुड लिखें या ऑल आर गुड लिखें। तो इसका आंसर ये है बच्चे कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। ऑल प्रोनाउन है तो किसी ने किसी के लिए यूज किया होगा। अब आपको देखना ही है कि ऑल आपने यूज किसके लिए किया। अगर आपने ऑल का यूज किसी थिंग के लिए किया है, अनकाउंटेबल चीज के लिए किया है, तो फिर ये सिंगुलर है, ठीक है। तो अगर हम ऑल का मतलब मान लें एवरीथिंग, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ ठीक है, तो ये इज ठीक है। अगर हम ऑल का यूज करें काउंटेबल लोगों के लिए, काउंटेबल नाउन्स के लिए, तो फिर ये प्लूरल हो जाता है। एवरीवन अगर हम इसका मतलब मान लें ना, ठीक है, तो ये आर ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि ऑल का यूज अगर हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं तो ये होता है सिंगुलर। ऑल का यूज अगर हम काउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं तो ये होता है प्लूरल। एवरीवन का मतलब पीपल, पीपल काउंटेबल होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कुल मिला के वो जो ऑल हमने यूज किया है उसके बाद हमने वर्ब आर लिख दिया यहाँ पे। तो ऑल यूज किसके लिए गया हुआ है, तो ऑल यूज किया गया दैट इज नीडेड, जो हमें जरूरी है वो। तो ऑल यहाँ पे पर्सन को नहीं रेफर कर रहा, ऑल रेफर कर रहा है नीड को, नेसेसिटी को। नीड और नेसेसिटी कैसी होती है, अनकाउंटेबल और सिंगुलर। तो अगर हम अनकाउंटेबल और सिंगुलर के लिए ऑल का यूज कर रहे हैं तो ऑल सिंगुलर हो गया, ऑल सिंगुलर हो गया तो आर की जगह इज आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, द ड्राफ्ट पॉलिसी आउटलाइंस दैट ईच एम्प्लॉई मस्ट अडेयर टू द कोड ऑफ कंडक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप देखोगे तो आपको ऑनलाइन ठीक मिलेगा, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये कि इसमें दो मिस्टेक्स हैं। तो ये क्वेश्चन गलत है, टेक्निकली ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया है। इसमें दो पार्ट में करेक्शन करना पड़ेगा, सिंगल पार्ट में करेक्शन करने से सेंटेंस ठीक नहीं होगा। देखो मैं दोनों पार्ट आपको बताता हूं। पहला करेक्शन क्या करना है, यहां पे आपका सब्जेक्ट है ईच एम्प्लॉई, ठीक है, और इसके लिए आपने डिटरमिनर यूज किया देयर। ये ईच एम्प्लॉय के लिए यूज किया, किसी और के लिए नहीं यूज किया, ठीक है, ठीक। यहां पर आपने एक सब्जेक्ट लिखा द ड्राफ्ट पॉलिसी और उसके लिए आपने वर्ब यूज किए आउटलाइंस, ठीक। अब बाकी पूरा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये मैं इसको दूसरे कलर से बताता हूं। देखो ये जो द ड्राफ्ट पॉलिसी है ये सब्जेक्ट है, आउटलाइंस इसकी वर्ब है, बाकी जितना भी आपने लिख रखा है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, वो उस वर्ब आउटलाइंस का ऑब्जेक्ट है, ठीक। आउटलाइन करना मतलब होता है किसी चीज को हाईलाइट करना, मेन पॉइंट से उनको मतलब बताना। जैसे हम पढ़ते लिखते कोई चीज खास होती है, इंपॉर्टेंट होती है ना, तो उसको आउटलाइन कर देते हैं। तो आउटलाइन कर देने का मतलब ये होता है कि हमने ये बता दिया कि भाई ये हाईलाइट करने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। अब पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी ड्राफ्ट है, पॉलिसी को आउटलाइन किया जा सकता है लेकिन पॉलिसी किसी चीज को आउटलाइन नहीं करती, तो दिक्कत ये है। तो ये जो हमने वर्ब आउटलाइन यूज करी है जिस सब्जेक्ट के साथ में, वो सब्जेक्ट इस वर्ब का हो ही नहीं सकता। जैसे मैं कह दूं द मैन एट द मैंगो, आदमी ने आम खाया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता द मैंगो एट द मैन, या द मैंगो वॉज मैन वॉज ईटिंग कह सकते हो, फूड वॉज ईटिंग नहीं कह सकते। तो यहां पे जो हमने आउटलाइन वर्ब यूज किया है ना, तो उसका सब्जेक्ट गलत लिखा है। पॉलिसी को आउटलाइन किया जाता है, पॉलिसी किसी चीज को आउटलाइन नहीं करती। तो एक तो वो वर्ब गलत है, तो चलो उस वर्ब को हम चेंज कर देते हैं। यहां पे मान लो हमने स्टेट्स लिख दिया, द पॉलिसी स्टेट्स, पॉलिसी ऐसा बताती है, पॉलिसी ऐसा कहती है, तो ये करेक्शन हो गया।
ये तो ठीक है, लॉजिकल है, लेकिन ये एक अनजाने में हुई गलती है कि ईच एम्प्लॉय अगर हमारा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है तो इसके साथ फिर हमने देयर कैसे लिखा, फिर हम हिज लिखे या स्लैश लगा के हर लिखे, तो ये दूसरी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें दो मिस्टेक्स हैं, दोनों में से देख लो, हो जाता है पेपर में कई बार ऐसा, क्या करें। अगला देखिए, rarely had the court encountered a petition so devoid of legal merit nor so conspicuously intended to attract media attention rather than judicial remedy। अब यहां पे ये लिखा हुआ है कि rarely का मतलब seldom, hardly ever had the court encountered a petition so devoid of legal merit, कि मुश्किल से ही कभी कोर्ट ने इस तरीके की जो पेटिशन है वो देखी थी जिसमें लीगल मेरिट बिल्कुल भी नहीं थी, इतनी कम लीगल मेरिट थी, या फिर जो कॉन्स्पिक्वेंसली का मतलब जानबूझ के, सोच समझ के, ठीक है, कॉन्स्पिक्वेंसली इंटेंडेड टू अट्रैक्ट मीडिया अटेंशन, जिसका पर्पस था मीडिया अटेंशन को अट्रैक्ट करना, ना कि जुडिशियल रेमेडी। उसको मतलब संवैधानिक उपचार नहीं चाहिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं चाहिए, उसको चाहिए मीडिया अटेंशन। लोग इस तरीके के होते हैं ना, पॉपुलर बनने के लिए रिट्वीट डाल देते हैं। तो अब ये समझ में आ गया। यहां पे आप देखोगे हमने नॉर यूज किया है, नॉर नाइदर के साथ में यूज होने वाला कोरिलेटिव पेयर का कंजंक्शन है। ठीक, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही कैन, नहीं, ही नेवर थिंक्स nor dances, he neither sings or dances। अब देखो हमने यहां पर यूज किया नाइदर, इसके साथ में लिख दिया और, यहां पर यूज किया नेवर, इसके साथ में लिख दिया नॉर। तो आपको ध्यान रखना कि जो नाइदर है उसका कोरिलेटिव पेयर होता है नॉर, तो ये और है, एंड है, ये सब गलत हो जाएंगे, नॉर लिखो। तो यहां पे आप लिखो नॉर। लेकिन अगर हम कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड लिख दें, मान लो हम नाइदर ना लिखें, नेवर लिख दें, नॉट लिख दें, नथिंग लिख दें, नोबडी लिख दें, नन लिख दें, रेयरली लिख दें, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम लिख दें, तब क्या करोगे? तब फिर नॉर नहीं आएगा, फिर और आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हम नॉर का यूज करते हैं वो वेरी स्ट्रिक्टली विद नाइदर ही करते हैं। अदर कोई नेगेटिव वर्ड हम यूज कर लें तो फिर उसके साथ में नॉट, नेवर, नथिंग कुछ भी यूज कर लो, फिर उसके साथ में हम और यूज करते हैं, तो उसका कोरिलेटिव पेयर नॉर नहीं होता। अब यहां पर हमने नेगेटिव वर्ड क्या यूज करा? रेयरली। रेयरली नेगेटिव वर्ड है लेकिन नाइदर तो नहीं है, तो रेयरली के साथ जो हमने नॉर यूज कर लिया ना, गलत है, और लिखो। तो ये इसका करेक्शन हो गया। ठीक है बच्चे, अगला देखो। The interns were asked to complete the assignment quickly and submit it with neat handwriting। ये जो handwriting नाउन होता है ना बच्चे, इसके साथ में प्रेपोजिशन लिखा करो इन, इसकी सही प्रेपोजिशन होती है इन। ठीक है, यू शुड राइट इन गुड हैंड राइटिंग, राइट इन कैलीग्राफी, राइट इन कैपिटल लेटर्स, राइट इन स्मॉल लेटर्स। ये सब आपने पढ़ा होगा, फॉर्म वगैरह में इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा होता है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखना है, तो उसके साथ में इन प्रेपोजिशन यूज करनी, विद नहीं यूज करनी। विद कब यूज करते हैं? जब हमें कोई इंस्ट्रूमेंट लिखना हो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से समझा दूं, राइट विद अ बॉल पेन। ठीक है, बॉल पेन से मदद से लिखिए, तो हमने विद लिखा। पेन एक इंस्ट्रूमेंट है, तो विद प्रेपोजिशन हम इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं। नहीं तो अगर मान लो हमें ऐसे लिखना हो, राइट इन कैलीग्राफी, कैलीग्राफी होता है ना, राइट इन कैपिटल लेटर्स, राइट इन स्मॉल लेटर्स, राइट इन अरेबिक वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बाकी सिचुएशंस में राइट के साथ में प्रेपोजिशन इन यूज करा करो। तो ये प्रेपोजिशन का एरर हो गया। द स्पोक्स पर्सन रिफ्यूज टू कमेंट अंटिल द इन्वेस्टिगेशन वुड बी कंप्लीटेड। अब यहां पर आप देखोगे हमने कंजंक्शन यूज किया अंटिल, और इसके साथ जो हमने सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी है उसमें हमने लिख दिया वर्ब बी, वुड बी कंप्लीटेड, ये वर्ब लिख दिया। आप लोग सब ये जानते होंगे कि जो वुड है ना, ये विल सेल की वीकर फॉर्म होती है। पास्ट टेंस में जब हम विल सेल नहीं यूज कर पाते हैं तो उसकी जगह वुड लिखते हैं। ठीक है, अंटिल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस में अगर हमें कभी किसी फ्यूचर एक्शंस को रेफर करना भी हो तो हम फ्यूचर टेंस नहीं यूज करते, प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ये सबको पता होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं,
आई शैल, या मतलब प्रेजेंट टेंस भी लिख दो, आई एम हियर until they will arrive। ठीक है। दूसरा, I was there until they would arrive। अब आप सबको ये बात पता होगी कि जो until है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसके साथ लिखी गई सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज में अगर हमें फ्यूचर एक्शंस को रेफर करना हो तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो ये जो हमने विल अराइव लिखा ये गलत है, केवल अराइव लिखो। आई एम हियर अंटिल दे अराइव, जब तक वो नहीं आ जाते मैं यहीं हूं, इसका मतलब ये हो गया। उसी तरीके से पास्ट में फिर वुड गलत हो जाएगा, तो आप अराइव्ड लिखो। तो होता क्या है कि जो हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज होती हैं, अनलेस, अनटिल, इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इनके साथ जो हम लिखते हैं, स्पेशली जो टाइम की क्लॉजेज होती हैं, अनलेस, अनटिल, व्हेन, बिफोर, एज सुन एज लॉन्ग एज, सिंस, इनके साथ क्या होता है कि अगर हमें फ्यूचर एक्शन रेफर करना हो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में, तो हम फ्यूचर टेंस नहीं यूज करते, प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। विल शैल ना यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट में वुड ना यूज करके वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं। तो जो बात आपने यहां पे सीखी है वही यहां पे देख लो, भैया अनटिल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो जब हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में विल शैल नहीं यूज कर सकते तो पास्ट में वुड भी नहीं यूज कर पाएंगे, तो वहां पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी चाहिए। ये पैसिव वर्ब है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट करेगा नहीं, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जाएगा, तो पैसिव लिखना है तो वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लिख दो, तो वुड भी हटाओ, इसकी जगह लिख दो वॉज। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज में फ्यूचर टेंस का यूज ना करा करें, ये मतलब टेंस की एरर है। अगला देखो, मच एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द डेवलपमेंट टीम। यहां पर जो हमने एफर्ट्स लिखा है वो नाउन प्लूरल है, और उसके साथ हमने डिटर्मिनर लिख दिया मच, जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स का डिटर्मिनर होता है। तो या तो मच एफर्ट लिखो या मैनी एफर्ट्स लिखो, ठीक है। तो अगर एफर्ट का मतलब प्रयास हो, हार्ड वर्क हो, तो ये सिंगुलर होता है, मच एफर्ट, ठीक है। लेकिन अगर एफर्ट्स का मतलब ट्राइज हो, ट्रायल्स हो, एक्सपेरिमेंट हो, तो ये प्लूरल भी हो जाता है। तो मतलब दोनों तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो एफर्ट्स को सही मान लो, मैं नहीं कर दो, या एफर्ट कर लो, वो दोनों तरीके से सही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगले में जो रेयरली इफ एवर हैव देयर बीन अ टाइम व्हेन dissent was met with such institutional disregard as in the present administration। यहां पर आप देखेंगे हमने एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया है हैज, एक मेन वर्ब यूज किया है बीन, इनका सब्जेक्ट हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर बना रखा है, ठीक है। और सब ठीक है, और यहां पर रेयरली इफ एवर हमने एडवर्ब को पहले लिख दिया है। तो रेयरली इफ एवर जो है ना, ये फ्रेज एडवर्ब है और ये नेगेटिव है मीनिंग में। रेयरली इफ एवर का मतलब सेल्डम इफ एवर। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हम कभी किसी एडवर्ब को, ठीक है, एम्फेसाइज करने के लिए, स्पेशली अगर वो नेगेटिव एडवर्ब है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं, तो हम वर्ब इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने वर्ब इन्वर्टेड फॉर्म में लिख रखी है। लेकिन ये जो वर्ब हमने लिखी है, इसका सब्जेक्ट कौन है? देयर। देयर सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, ये डिपेंड करता है कि आपने देयर का यूज किसके लिए किया। जैसे अगर हमें कहना हो कि एक राजा था, तो हम कहेंगे देयर वाज अ किंग। तो यहाँ पे देयर का यूज हम कर रहे हैं अ किंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अगर हमें कहना हो कि दो राजा थे, तो हम लिखेंगे देयर वर टू किंग्स, क्योंकि यहाँ पे देयर किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? टू किंग्स को। तो बेसिक बात ये है कि देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, ये खुद एक एडवर्ब होता है, ये कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होता। तो इसका अपना कोई डेडिकेटेड सिंगुलर प्लूरल नंबर नहीं होता। ये जिसको इंट्रोड्यूस करता है उसके अकॉर्डिंग इसका नंबर आ जाता है। जैसे ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए किंग को, तो वर्ब सिंगुलर इसके साथ आ गई। यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा है किंग्स को, तो वर्ब प्लूरल इसके साथ आ गई, ठीक है। यहां देखो देयर किसे इंट्रोड्यूस कर रहा है? अ टाइम को, जो कि सिंगुलर है, तो फिर देयर सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो हैव की जगह हैज आ जाएगा, ठीक। तो लिखो रेयरली इफ एवर हैज देयर बीन अ टाइम। द ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज डिजाइन टू मेक द एम्प्लॉइज कैपेबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। अब देखो कैपेबल जो एडजेक्टिव है, इसके साथ में कोई पर्सन मान लो कैपेबल है, तो किस चीज का कैपेबल है ये बताने के लिए हम यूज करते हैं ऑफ प्रीपोजिशन, कैपेबल ऑफ समथिंग। तो जब आप यहां पे ऑफ लिखोगे, ठीक है, कैपेबल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आती है। कैपेबल ऑफ दिस वर्क, आर यू कैपेबल ऑफ इट? आई एम कैपेबल ऑफ इट। तो ऑफ लिख दिया। जब ऑफ लिख दोगे तो ये जो टू हैंडल इन्फिनिटिव है, जेरेंड बन जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब जो है ना, वो हमेशा जेरेंड फॉर्म में आती है, इन्फिनिटिव फॉर्म में नहीं आती। तो आपको लिखना पड़ेगा कैपेबल ऑफ हैंडलिंग।
तो कैपेबल एडजेक्टिव के साथ में उसको मॉडिफाई करने के लिए हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लिखते हैं, ठीक है। कैपेबल के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ यूज की जाती है, जब ऑफ यूज कर दोगे तो इन्फिनिटिव नहीं आएगा, उसकी जगह जेरेंड आएगा। अगला देखिए, इट वॉज नॉट अंटिल द सेकेंड रिपोर्ट वॉज लीक्ड टू द प्रेस डिड द मिनिस्ट्री इशू अ फॉर्मल क्लैरिफिकेशन। ये जो ऊपर लिखा गया सेंटेंस है अच्छा है, मुझे लगता है शायद इसका भी आंसर गलत दे रखा है, या नहीं इसका शायद सही दे रखा होगा। देखो, दे डिड नॉट मूव until the sunset। ठीक है, अब ये जो हमने सेंटेंस लिखा है, दे डिड नॉट मूव, दे सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट मूव वर्ब हो गई, अंटिल द सनसेट इसका हमारा टाइम हो गया। अंटिल जो है वो कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है। दे डिड नॉट मूव, वो नहीं हिले, कब तक नहीं हिले? अंटिल द सनसेट, जब तक सन्नी सेट हो गया, मतलब वो सनसेट के बाद ही हिले। तो एक तरीके से तो हम सेंटेंस ऐसे लिखेंगे, ये नॉर्मल तरीका हो गया सेंटेंस को लिखने का। एक और तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दे मूव्ड नॉट अंटिल द सनसेट। ठीक है, दे सब्जेक्ट हो गया, मूव्ड वर्ब हो गई, नॉट अंटिल द सनसेट टाइम हो गया। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों करते हैं भाई? ये तो स्ट्रक्चर बड़ा ऑकवर्ड लग रहा पढ़ने में, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं। बाकी तो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर देखेंगे तो मुझे लगता है शायद उसमें मैंने पढ़ाया, मुझे याद नहीं है, लेकिन हो सकता है। होता क्या बच्चे, अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं ना, दे डिड नॉट मूव अंटिल द सनसेट, तो इसको ना दो तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है। इसका मीनिंग जो है ना वो एम्बिग्यूअस है। आप एक मीनिंग समझते हो और आपको लगता है आपने जो मीनिंग समझा वही सही है, या वही इसका मीनिंग और कुछ नहीं है, तो ऐसा होता नहीं है। दे डिड नॉट मूव अंटिल द सनसेट का एक मतलब ये हो सकता है कि जब तक सनसेट नहीं हुआ वो तब तक उन्होंने मूव नहीं किया, मतलब थोड़ी देर मूव किया, फिर उसके बाद में मैं एक काम करता हूं, मूव की जगह ना मैं वर्ब चेंज कर देता हूं थोड़ी सी, तो आपको थोड़ा सा बात समझने में आसानी हो जाएगी। जब उस वर्ब के साथ समझ लोगे तो फिर मूव के साथ भी समझ लोगे। लो अब समझो, अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, ठीक है, दे डिड नॉट प्ले अंटिल द सनसेट, तो इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि उन्होंने जब तक सन नहीं सेट हुआ तब तक नहीं खेले, मतलब खेले लेकिन तब तक नहीं जब तक सन नहीं सेट हुआ, वो उससे पहले चले गए, उससे पहले खेलना बंद करके चले गए, इसका मतलब एक ही हो गया। दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने तब तक खेला ही नहीं जब तक सनसेट हो गया, जब सनसेट हो गया वो उसके बाद ही खेले, उससे पहले नहीं खेले। तो इसको दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक इसका इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि उन्होंने सनसेट होने तक खेला ही नहीं, उसके बाद में ही खेला, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है वो खेले तो, लेकिन जब तक सनसेट हुआ तब तक नहीं खेले, उससे पहले ही खेल के अपना चले गए। तो दो इसके मीनिंग हो सकते हैं। अब अगर हम ये लिख दें दे प्लेड नॉट अंटिल द सनसेट, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि उन्होंने तब तक नहीं खेला जब तक सनसेट हो गया, उसके बाद ही खेले। तो ये मीनिंग क्लियर है, डेफिनेट है। तो हम ऐसी सिचुएशन में जहां पे हमें मीनिंग को डिफाइन करना होता है कि हम दोनों में से कौन सा मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, खेले लेकिन तब तक नहीं या उसके बाद ही खेले, तो जब हमें ऐसा करना होता है तो हम नॉट को अंटिल के साथ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये ग्रामर का स्ट्रक्चर है। अब इसी को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो नॉट अंटिल वाली फ्रेज है ना, इसको आप पहले लिख दो मेन क्लॉज से, तो मेन क्लॉज इन्वर्टेड फॉर्म में चली जाएगी। आप इसको ऐसे लिख दो नॉट अंटिल, ये जो टाइम वाली एडवर्ब क्लॉज है ना, इसको पहले लिख दो नॉट अंटिल द सनसेट। अब होगा क्या, ये जो टाइम वाली क्लॉजेस होती हैं एडवर्ब होती हैं, और इसके साथ हमने नॉट लिख के इसको एम्फिसाइज भी कर रखा है। जब हम किसी एडवर्ब को एम्फिसाइज करने के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लिख देते हैं तो मेन क्लॉज की वर्ब इन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो दे प्लेड हमने लिखा है इसको इन्वर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डिड दे प्ले। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर ये हो जाएगा नॉट अंटिल द सनसेट डिड दे प्ले, जब तक सन नहीं सेट हो गया तब तक वो नहीं खेले, मतलब वो खेले सनसेट होने के बाद में। ये क्लियर मीनिंग है, यहां पे एम्बिग्विटी है मीनिंग में, यहां पे कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तो इसको ना हम तीन तरीके से लिख सकते हैं सेंटेंस को। ये मीनिंग डेफिनिट है, ये डेफिनिट मीनिंग है, क्लियर मीनिंग है, ये एम्बिगुअस मीनिंग है।
आप नहीं समझ पाते हो, वो एक अलग बात है, इस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो अंटिल वाली क्लॉजेस होती हैं, जब हम उनके साथ नॉट लिखकर उनको मेन क्लॉज से पहले लिख देते हैं, तो मेन क्लॉज की बार इन्वर्ट फॉर्म में लिखनी पड़ती है। आप ध्यान से देखो, अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो तो ये ठीक लिखा है, नो एरर। नॉट अंटिल द सेकंड रिपोर्ट वाज लीक्ड टू द प्रेस डिड द मिनिस्ट्री इशू अ फॉर्मल क्लैरिफिकेशन। कि जब तक जो दूसरी वाली रिपोर्ट थी वो लीक नहीं हो गई, तब तक मिनिस्ट्री ने कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं दिया, उसके बाद क्लैरिफिकेशन दिया, तब तक नहीं दिया। तो ये ठीक है, एकदम सही है। इसका मतलब ये हो जाएगा, द मिनिस्ट्री डिड नॉट इशू अ फॉर्मल क्लैरिफिकेशन अंटिल द सेकंड रिपोर्ट वाज लीक्ड टू द प्रेस, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ये इन्वर्जन हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने शुरुआत नॉट अंटिल से नहीं की। ये जो हम इन्वर्जन यूज करते हैं ना बच्चे, जैसे आप देखोगे यहां पर हमने सब्जेक्ट लिखा द मिनिस्ट्री, और इसके साथ हमने लिखी थी डिड हेल्पिंग वर्ब, और हमने यहां पे लिख दिया मेन वर्ब इशू। तो ये इन्वर्जन है। नॉट अंटिल के साथ इन्वर्जन यूज ही होता है, लेकिन वो तब यूज होता है जब हम नॉट अंटिल से स्टेटमेंट की शुरुआत करें। नॉट अंटिल को एम्फिसाइज करना और हम स्टेटमेंट की शुरुआत उससे कर दें। स्टेटमेंट की शुरुआत हमने इट से कर रखी है। तो ये जो एक तो इन्वर्टेड फॉर्म हमने लिखी, ये गलत है। दूसरी बात, यहां पर एक कंजंक्शन भी मिसिंग है। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कहते हैं क्लेफ्ट सेंटेंसेस। इनका कंजंक्शन हमेशा दैट होता है। तो आप इसको लिखो दैट द मिनिस्ट्री इशूज। ठीक है, क्योंकि हमें कंजंक्शन भी चाहिए। तो इट वॉज नॉट अंटिल द सेकेंड रिपोर्ट वॉज लीक्ड टू द प्रेस दैट द मिनिस्ट्री इशूड अ फॉर्मल क्लैरिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो हम नॉट अंटिल के साथ में इन्वर्टेड फॉर्म लिखते हैं वो ठीक होती है, लेकिन वो तभी ठीक होती है जब नॉट अंटिल से स्टेटमेंट की शुरुआत हो। यहां पे स्टेटमेंट की शुरुआत इट से हो रही है। और मैं फिर से आपको बता देता हूं, अगर मान लो ये इट वॉज नहीं लिखा होता और नॉट अंटिल से सेंटेंस की शुरुआत होती, तो वो जो लिखा था वो एकदम सही था। ठीक, तो यहां पे ये एक क्लेफ्ट सेंटेंस है। ठीक है, क्लेफ्ट सेंटेंस का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखा है, आप उसको ढूंढ सकते हो, मेरे नाम से सर्च करोगे तो यूट्यूब पे मिल ही जाएगा। तो उसमें बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है। तो ये क्लेफ्ट सेंटेंस का कंजंक्शन दैट होता है। तो यहाँ पे दैट लिख दो। एक कंजंक्शन भी आपको चाहिए क्योंकि आपके पास 3 स्टेटमेंट है, तो 2 कंजंक्शन आएंगे, एक अंटिल हो गया, एक दैट हो जाएगा। ठीक है, और इसको असर्टिव फॉर्म में लिखो। असर्टिव फॉर्म में लिखोगे तो द मिनिस्ट्री सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, डिड हेल्पिंग वर्ब हट जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इशूड आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। द सीईओ अलॉन्ग विद हिज डेप्यूटीज वर प्रेजेंट। अब देखो, विद है, अलॉन्ग विद है, ठीक है, कोई भी प्रेपोजिशन जो होती है, तो जैसे हमने अलॉन्ग विद यहां पे प्रेपोजिशन लिख दी, तो जो हिज डेप्यूटीज है ना, वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर ये जो हम वर्ब लिख रहे हैं, इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो डेप्यूटीज नहीं है, क्योंकि वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया? सीईओ हो गया। सीईओ सिंगुलर है तो यहां पे वॉज आ जाएगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। अगला देखो, इफ द एलिगेशंस वर सबस्टेंशिएटेड एंड प्रोसीजरल लैप्सेस प्रूवन, द कमिटी माइट हैव हैड एनफ रीजन टू इनिशिएट एन इंटरनल प्रोब। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एकदम क्लियर कट क्वेश्चन है। मतलब ये इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं कि इसका आंसर कोई गलत कर दे। लेकिन पता नहीं, हो सकता है कमीशन ने इसका आंसर गलत दे दिया हो आंसर की में, या किसी ने गलत समझ लिया हो। इसका भी आप ऑनलाइन ढूंढेंगे ना, तो आंसर्स लोगों ने गलत दे रखे हैं, इसको गलत जस्टिफिकेशन दे रखा है। मतलब है कुछ, बता दिया है कुछ। ऐसे में बच्चा अपने पे डाउट करने लगता है, उसको लगता है कि ऐसा तो नहीं मुझे ना आता हो। और कई बार बच्चों को सही पता होता है, लेकिन उनको कोई बता गड़बड़ देता है, तो उसमें बेचारे नुकसान कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा आपका क्लोज कंडीशनल है। ये इफ हमने लिखा तो ये इफ क्लॉज हो गई। अब आप ध्यान से देखोगे, यहां पर हमने इफ क्लॉज में लिखा वर सबस्टेंशिएटेड। सबस्टेंशिएट करना मतलब किसी चीज को प्रूव करना, साबित करना। ठीक है, तो ये जो वर्ब प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है, ये पास्ट सब्जेक्टिव मोड है। प्रेजेंट का इमेजिनेशन यूज करने के लिए यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट मान लो इसको टेंस में, हालांकि टेंस नहीं है, लेकिन अगर हम टेंस के हिसाब से देखें तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब हम इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, वो तो सेमी क्लोज होता है। सेमी क्लोज होता है तो हम मेन क्लॉज जो होती है उसमें वुड कुड या माइट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। सॉरी, वुड कुड माइट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो अगर हम इस वर्ब सबस्टेंशिएटेड को सही माने, तो हमें यहां पे माइट हैव लिखना चाहिए, लेकिन हमने माइट हैव हैड लिख रखा है। अब आप चाहो तो क्या करोगे, कैसे सही करोगे? या तो हैड हटा दो, द कमिटी माइट हैव एनफ रीजन टू इनिशिएट एन इंटरनल प्रोब, ऐसे सही कर लो।
ठीक है। या एक दूसरा तरीका ये कि माइट हैव हैड सही है, वो गलत नहीं है। अगर रिजल्ट पास्ट में तो कंडीशन भी पास्ट में होनी चाहिए। पास्ट की कंडीशन होगी तो वर्ब की जगह हैड बीन लिखो। तो इसको क्लोज कंडीशन बनाओ, पास्ट का ये लिख दो। ठीक है। तो इसका आंसर ये है, इफ द एलिगेशंस हैड बीन सबस्टेंशिएटेड, अगर जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उनको साबित किया गया होता, उनको वेरीफाई किया गया होता, एंड प्रोसीजरल लैप्सेस प्रूवन, और जो प्रोसीजरल लैप्सेस है उनको प्रूव किया गया होता है, तो जब आप सेंटेंस पढ़ोगे ना तो कॉन्टेक्स्ट अपने आप समझ में आ जाएगा कि समथिंग हैज हैपेंड, कोई चीज हो चुकी है और उसको ही बारे में बात की जा रही है कि कोई प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं और हम कह रहे हैं कि उन लैप्सेस को अगर साबित किया जाए, प्रूव किया जाए तो ये पता चल जाए। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे ये कंडीशनल यूज कर रहे हैं किसी ऐसे सिचुएशन के लिए जो हो चुकी है। अगर वो हो चुकी है तो क्लोज कंडीशन यूज करोगे, क्लोज कंडीशनल यूज करोगे तो माइट हैव हैड ठीक हो जाएगा, वहां पे वर्ब की जगह आपको हैड बीन सबस्टेंशिएटेड लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोज कंडीशन है। इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट आएगा, पैसिव वॉइस है, इसीलिए हमने हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म लिख रखी है। एक्टिव होता तो हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो सही आंसर ये है कि आपका फर्स्ट पार्ट गलत है, हैड बीन सबस्टेंशिएटेड लिखिए, क्योंकि एलिगेशंस सबस्टेंशिएट नहीं करेंगे, उनको किया जाएगा। ठीक है। द फैक्ट दैट डिसेंटिंग ओपिनियंस आर स्टाइफल्ड, स्टाइफल्ड का मतलब होता है सफोकेट कर देना, किसी चीज को सफोकेट कर देना, कुचल देना, सप्रेस कर देना। द फैक्ट दैट डिसेंटिंग ओपिनियंस आर स्टाइफल्ड विदाउट ड्यू इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स रिफ्लेक्ट अ वरिंग ट्रेंड। ठीक है। ऑब्जर्व्ड अक्रॉस मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस, यहां पर हमने एक वर्ब लिखी रिफ्लेक्ट। अब वरिंग ट्रेंड उसका ऑब्जेक्ट है। अब सोचो इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है द फैक्ट। ठीक है। आप सोचोगे बाकी क्या है, बाकी जितना भी हमने लिख रखा है ये सब फैक्ट का मॉडिफायर है। अगर आप समझ जाओ ग्रामेटिकल टर्म, तो ये एक नाउन क्लॉज है अपोजिटिव केस की। तो एक नाउन क्लॉज है अपोजिटिव केस में, ये सारा जितना भी ग्रीन में हमने लिख रखा है ये वाला सारा, ये एक नाउन क्लॉज है जो अपोजिटिव केस में यूज की गई है डिस्क्राइब करने के लिए फैक्ट को। तो जो फैक्ट हमने नाउन लिखा वो हमारा सब्जेक्ट है, किसका, रिफ्लेक्ट वर्ब का। अब फैक्ट ध्यान से देखो सिंगुलर है, अगर फैक्ट सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो रिफ्लेक्ट की जगह आपको लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्ट्स। तो आंसर क्या जाएगा बच्चे, द फैक्ट रिफ्लेक्ट्स अ वरिंग ट्रेंड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या रह रहा है। अगला देखो, नो सूनर हैड द प्रपोजल बीन सर्कुलेटेड दैट ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड रिगार्डिंग इट्स फिजिबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स। तो यहां पर आप देखोगे हमने एक एडवर्ब यूज करा है, ठीक है, नो सूनर। अब आप सबको पता होगा कि जो सून है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, सूनर जो है वो उसकी कंपेरेटिव डिग्री है। तो कंपेरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव से एडवर्ब्स होते हैं उनके साथ में कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन देन का यूज किया जाता है। तो यहां पे लिखो देन। तो ये आंसर हो गया। अगला देखिए, what he regretted the most was not the outcome of the negotiations but that he had failed communicating his intent clearly at the outset। outset का मतलब होता है beginning, शुरुआत। यहां पर एक वर्ब हमने यूज किया had failed, और इस had failed वर्ब का ऑब्जेक्ट हमने लिखा communicating। जैसे हमने लिखा he had failed what had he failed, तो what का रिप्लाई आ गया communicating। ठीक है। तो communicating ऑब्जेक्ट हो गया, जेरेंड हो गया। अब देखो, आप सबने ये कभी ना कभी पढ़ा होगा कि जब हम किसी वर्ब के साथ में किसी नॉन फाइनाइट वर्ब को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं तो वहां पे तीन सिचुएशन होती हैं। एक सिचुएशन होती है ही होप्ड क्वालिफाइंग द टेस्ट, एक सिचुएशन ये होती है। दूसरी क्या होती है, ही missed to qualify the test। ठीक। तीसरा, he regret to qualify the test। अब यहां पर आप देखोगे हमने एक वर्ब लिखी होप, यहां पर वर्ब लिखी मिस्ड, यहां पे वर्ब लिखी रिग्रेट, इसको रिग्रेटेड कर लो। ठीक है, ये हमारी मेन वर्ब्स हैं। अब इन मेन वर्ब्स के बाद में जो हमने ऑब्जेक्ट लिखी हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखिए एक चीज,
ही होप्ड, उसने होप किया, व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है तो क्वालिफाइंग ऑब्जेक्ट है। ही मिस्ड व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्वालिफाई ऑब्जेक्ट है। ही रिग्रेटेड व्हाट, व्हाट का रिप्लाई टू क्वालिफाई ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इन वर्ब्स के साथ हमने ऑब्जेक्ट बना के नॉन फाइनाइट वर्ब्स को लिखा। अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम किसी मेन वर्ब के साथ में किसी ऐसी वर्ब को ऑब्जेक्ट बना के लिखें जो उसके बाद में होने वाला एक्शन है, तो इन्फिनिटिव फॉर्म लिखना है। अब जैसे जो भी आप होप करोगे तो वो जो भी आप एक्शन होप कर रहे हो वो बाद में ही कभी होगा, बाद में होगा तो उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखना चाहिए, तो लिखो टू क्वालिफाई। ठीक है। अगर हम मेन वर्ब के साथ में कोई ऐसा एक्शन लिखते हैं जो उसके साथ का ही है, साइमल्टेनियस है, ठीक है, तो लिखना पड़ता है जेरेंड। ही मिस्ड, वो मिस कर गया, तो मिस तो कुछ ऐसा करोगे जो है अभी, जो है ही नहीं उसको तो आप मिस नहीं कर सकते। जो है अगर आपको वो ना मिले तो आप मिस कर गए, तो मिस हम करते हैं कुछ ऐसा जो अभी है, तो उसके लिए हमें जेरेंड लिखना पड़ता है। तो यहां पे लिखो टू क्वालिफाई, क्वालिफाइंग। ही मिस्ड क्वालिफाइंग द टेस्ट। ठीक है, आगे आ जाओ। ही रिग्रेटेड, रिग्रेट करते हैं हम कुछ ऐसा जो हो चुका है। अगर हम मेन वर्ब के साथ में किसी ऐसे एक्शन को लिखें जो मेन वर्ब वाले एक्शन से पहले ही हो गया, तो उसको लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम लिख दें जेरेंड क्वालिफाइंग, या हम लिख दें जेरेंड, या हम लिख दें परफेक्ट पार्टिसिपल टू हैव क्वालिफाइड। पर पास्ट ये परफेक्ट इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। तो या तो हम लिखें परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव क्वालिफाइड, या हम लिख दें जेरेंड क्वालिफाइंग। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। जो भी आप फेल, जैसे अब हमने यहां पे मेन वर्ब लिखी फेल, ही फेल्ड, फेल हो गया, तो अगर वो फेल हो गया तो इसका मतलब जो काम उसको करना था वो हुआ ही नहीं, तो वो बाद का एक्शन हो गया। बाद का एक्शन हो गया तो उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखना चाहिए। हमने कम्युनिकेटिंग जेरेंड लिख रखा है, तो यहां पे लिखो टू कम्युनिकेट। तो जो फेल वर्ब होती है उसके साथ में अगर आपको कभी लिखना पड़े किसी नॉन फाइनाइट वर्ब को ऑब्जेक्ट बना के, तो हमेशा जेरेंड इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखिए। और ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपने कभी न कभी पढ़े जरूर होंगे, नहीं पढ़े तो आगे पढ़ा देंगे बैच में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो टू कम्युनिकेट। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, पीछे कोई एक क्वेश्चन भी था, कोई ऐसा एग्जाम्पल था, उसमें हेल्प फेल वर्ब थी, मेन वर्ब, और उसके साथ में इन्फिनिटिव लिखा था। मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं था एक एग्जाम्पल आया था बीच में। यहां से देखता हूं लेकिन दिखता नहीं है। हाँ ये देखो, ये लिखा ना, नॉट ओनली डज द रिपोर्ट फेल टू एड्रेस। अब यहां देखो आप, हमने फेल वर्ब लिखी, ये जो फेल है ये मेन वर्ब है, डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये देखो द रिपोर्ट इसका सब्जेक्ट है, और ये जो टू एड्रेस हमने लिखा है इन्फिनिटिव फ्रेज, ये इन्फिनिटिव फ्रेज टू फ्रेज का ऑब्जेक्ट है, फेल का ऑब्जेक्ट है। तो देखो हमने यहाँ पे फेल वर्ब के साथ में नॉन फाइनाइट वर्ब को ऑब्जेक्ट बना के लिखा, तो इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखा। तो ये ध्यान देना कि फेल वर्ब के साथ में अगर कभी नॉन फाइनाइट वर्ब को ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़े तो हमेशा उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखना है। चलो तो ये हो गया, नेक्स्ट पे आ जाओ। इट्स सेंट्रल लोकेशन। अब देखिए हमारे पास ना बच्चे दो इट्स होते हैं, एक होता है ये इट्स और एक होता है ये इट्स, ये आपको पता होगा। ये जो इट्स होता है जिसमें हम अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं करते, ये होता है पजेसिव डिटरमिनर, ये पजेसिव डिटरमिनर होता है। ये जो इट्स हमने लिखा है अपॉस्ट्रोफी के साथ में, ये इट इज की मोस्ट केसेस में शॉर्ट फॉर्म होता है। कुछ सिचुएशन में इट वॉज भी हो सकता है, इट हैज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कुल मिला के ये कहानी है। दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो इट्स हम बिना अपॉस्ट्रोफी के यूज करते हैं, ये डिटरमिनर है, इसको नाउन के साथ लिखा जाता है वहां पर जहां पर हुज का रिप्लाई लिखना हो किसी नाउन के साथ। ये जो इट्स है ये इट इज की या इट प्लस वर्ब की शॉर्ट फॉर्म होती है, तो इसका यूज हम हमेशा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट करते हैं। अब यहां पर देखो आपका सब्जेक्ट जो है ना वो सेंट्रल लोकेशन लिखा हुआ है, ये नाउन आपका सब्जेक्ट है। इस नाउन के साथ में आपको एक डिटरमिनर चाहिए। जैसे हमने लिखा सेंट्रल लोकेशन मेक्स हुज सेंट्रल लोकेशन, तो हमें हुज का रिप्लाई चाहिए। तो जहां पर भी सेंटेंस में हुज का रिप्लाई चाहिए वहां पे इट्स लिखा करो बिना अपॉस्ट्रोफी वाला। तो ये जो हमने लिखा ये गलत है, इसको लिखो, इसका यूज सेंटेंस में जो सब्जेक्ट क्या करो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द परसेप्शन दैट गाइडलाइंस आर ऑप्शनल रादर देन कंपल्सरी हैव लेड टू वाइड स्प्रेड इनकंसिस्टेंसीज अक्रॉस स्ट्रेस लेवल इंप्लीमेंटेशन। अब देखो यहां पर एक वर्ब हमने लिखी हैव लेड, और इस हैव लेड वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, द परसेप्शन।
विच परसेप्शन, कौन सा परसेप्शन, तो उसके लिए हमने परसेप्शन को मॉडिफाई करने के लिए फ्रेज लिख दी, दैट गाइडलाइंस आर ऑप्शनल रादर देन कंपलसरी। परसेप्शन ये कि जो गाइडलाइंस है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो वो जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा ना, वो ऑप्शनल जानकारी है, वो मॉडिफायर है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट है परसेप्शन, परसेप्शन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में वर्ब सिंगुलर आएगी, तो हैव की जगह हैज लिख दो। तो ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का एरर हो गया। बीइंग लार्जली इग्नोर्ड इन द अर्ली डिस्कशंस, पुराने डिस्कशंस में, पिछले डिस्कशंस में लार्जली इग्नोर किए जाने के कारण द रिवाइज्ड चार्टर वाज अगेन सब्जेक्टेड, जो रिवाइज चार्टर था उसको फिर से सब्जेक्ट किया गया, किस लिए, टू रिव्यूज बाय एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हु हैड अर्लियर फ्लैग्ड सिमिलर इनकंसिस्टेंसीज, जिन्होंने पहले इसी प्रकार की इनकंसिस्टेंसीज को फ्लैग किया था, ध्यान दिलाया था, उनके द्वारा वो रिव्यू किया गया। अब यहां पे आप देखोगे हमने लिखा बीइंग लार्जली इग्नोर्ड इन द अर्ली डिस्कशंस, पुराने डिस्कशंस में लार्जली इग्नोर किए जाने के कारण। तो ये हमने एक पार्टिसिपल फ्रेज लिख दी। अब आपको पता होगा एक तो पार्टिसिपल फ्रेज होती है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है, एक होती है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये जो पार्टिसिपल फ्रेज होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसका यूज हम करते हैं ऑन गोइंग एक्शंस के लिए, ऐसे एक्शंस के लिए जो उस समय जिनको डिस्क्राइब किया जा रहा है चल रहे हो। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं कंप्लीट एक्शंस के लिए, परफेक्ट एक्शंस के लिए जो हो चुके हैं। जैसे वाइल वॉचिंग टीवी ही रिसीव्ड अ कॉल, वाइल वॉचिंग टीवी का मतलब, सॉरी हाँ, वाइल वॉचिंग टीवी का मतलब जब वो टीवी देख रहा था तब। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, इसका यूज हम उन सिचुएशंस में करते हैं जहां पे कोई एक एक्शन चल रहा हो और उसी समय कोई दूसरा एक्शन हो गया हो। जैसे while returning home a car attacked a man attacked him, घर वापस आते हुए उसको एक आदमी ने अटैक कर दिया, ऐसे। लेकिन अगर कोई एक्शन पहले हो चुका है पास्ट में और हमें उसको रेफर करना पार्टिसिपल फ्रेज में, तो हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो जो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म्स होती हैं ये परफेक्ट फॉर्म होती है वर्ब की, इनका यूज हम करते हैं उन सिचुएशंस के लिए जो पहले हो चुके हैं उनको रेफर करने के लिए। अब यहां पे देखो क्या लिखा, अर्ली डिस्कशन, जो शुरुआत के डिस्कशन हुए होंगे उनमें किसी इशू को इग्नोर किया गया होगा पूरे तरीके से, तो इसीलिए बाद में फिर उसको रिव्यू करना पड़ा। तो ये जो हम बीइंग लार्जली इग्नोर्ड फ्रेज यूज कर रहे हैं रिवाइज्ड चार्टर को रेफर करने के लिए, उसको पहले इग्नोर किया गया होगा, ठीक है, पहले इग्नोर किया होगा, तो यहां पे लिखो हैविंग बीन इग्नोर्ड, हैविंग बीन लार्जली इग्नोर्ड, ठीक। तो आंसर 1 जो है वो गलत है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की जगह आपको परफेक्ट पार्टिसिपल की जरूरत है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एरर है। The policy aims to neither penalize first-time offenders nor those who may have violated norms due to systematic ambiguity rather than deliberate intent. अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हमने पढ़ा था कि neither nor, either or, not only but also, ये हमारे कोरिलेटिव पेयर के कंजंक्शंस होते हैं, तो इनका यूज हम सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के लिए करते हैं। यहां पर आप देखोगे हमने नाइदर का यूज किया पेनलाइज से पहले। पेनलाइज क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर यहां पर हमने लिखा है नॉर, नॉर का यूज हमने किससे किया है, दोज से पहले। दोज क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो आप ध्यान से देखो जो पेनलाइज वर्ब है ना उसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है दोज और एक ऑब्जेक्ट है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, ठीक है। दोज का मतलब है हु मे हैव वायलेटेड नॉर्म्स, ठीक है, जिन्होंने वो नॉर्म्स को वायलेट किया होगा ड्यू टू सिस्टमेटिक एम्बिग्यूटी, ठीक। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, वर्ब एक है पेनलाइज, तो हम वर्ब को तो जोड़ ही नहीं सकते। जब हम नाइदर नॉर या आइदर और का यूज करते हैं तो वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं, या तो दोनों वर्ब को जोड़ेंगे या दोनों सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता एक वर्ब से पहले लिखा हो, एक और सब्जेक्ट से पहले लिखा हो, या एक वर्ब से पहले लिखा हो, एक ऑब्जेक्ट से पहले लिखा हो, तो ये गलत है। तो हम इसे कैसे सही करेंगे, नाइदर को यहां से उठाओ और ऑब्जेक्ट 1 से पहले लिख दो। लिखो द पॉलिसी एम्स टू पेनलाइज नाइदर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स नॉर दोज हु मे हैव वायलेटेड नॉर्म्स। तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट 1 से पहले नाइदर आ गया, ऑब्जेक्ट 2 से पहले नॉर लिखा ही हुआ है, तो वो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ये कंजंक्शन का एरर था। द कमिटी डिबेटेड वेदर द प्रपोज्ड मेजर्स वर एडिक्यूट एनफ टू मीट लॉन्ग टर्म एनर्जी गोल्स। अब देखो यहां पर हमने एक एडिक्वेट वर्ड यूज करा, एक एनफ वर्ड यूज करा। अब दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मीनिंग ही सेम होता है। एडिक्वेट का मतलब भी होता है पर्याप्त, एनफ का मतलब भी होता है पर्याप्त। तो ये जो हमने यूज कर रखा है ना सुपरफ्लुअस यूज है, अननेसेसरी यूज है। इनमें से किसी एक को ड्रॉप कर दो, चाहे एनफ लिखा रहने दो चाहे एडिक्वेट लिखा रहने दो, मतलब किसी भी एक को ड्रॉप कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया।
तो एडिक्वेट का मतलब भी एनफ ही होता है। देखो एम्पल लिखना था, एम्बल लिख दिया, 1 मिनट। ठीक है, तो भाई इनका मतलब यही होता है, एनफ है, एडिक्वेट है, एम्पल है, सफिशिएंट है, ये सेम मीनिंग ही कन्वे करते हैं, तो एक दूसरे के मॉडिफायर नहीं हो सकते। इसी तरीके पेपर में कई बार क्वेश्चंस आते हैं ना, रिटर्न बैक, तो रिटर्न का मतलब ही कम बैक, गो बैक, गिव बैक होता है। ठीक है, तो रिटर्न के साथ में फिर हम बैक क्यों लिखेंगे? तो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हो गया, रिडंडेंट यूज हो गया, अननेसेसरी यूज हो गया। अगला देखो, had the memorandum been clearer, the committee might have postponed or even cancel the meeting for further deliberation। यहां पर एक वर्ब हमने लिखी कैंसिल, और इससे पहले हमने और कंजंक्शन लिखा है, तो इसका मतलब सिंगल वर्ब नहीं है, कोई और भी वर्ब होगी जिसके साथ इसको जोड़ा जा रहा होगा, वो दूसरी वर्ब है पोस्टपोन्ड। और इन दोनों वर्ब्स की हेल्पिंग वर्ब कॉमन है, हैव और माइट। अब हमें पता है हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो हमने पोस्टपोन वर्ब थर्ड फॉर्म में पोस्टपोन्ड लिखी, तो कैंसिल को भी कैंसल्ड लिखो। भाई कैंसिल वर्ब को आपने कंजंक्शन के बाद लिखा है, तो इसका मतलब इस वर्ब को आप किसी के साथ जोड़ रहे होगे, अब वर्ब को वर्ब के साथ ही जोड़ोगे, तो इस वर्ब को हम किसके साथ जोड़ रहे हैं? पोस्टपोन्ड वर्ब के साथ में। तो जो पोस्टपोन्ड वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है वो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आते हैं, तो कैंसल्ड लिख दो। तो ये टेंस का एरर हो गया, वर्ब का मान लो, टेंस का मान लो, ठीक है। The workshop aims at providing entrepreneurs with practical advices on scaling operations in emerging market। एडवाइस नाउन अनकाउंटेबल होता है बच्चे, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, लगेज है, बैगेज है, एविडेंस है, ठीक है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो केवल एडवाइस लिखो। सेवरल ऑफ द एविडेंसेस presented during the hearing were considered circumstantial at best and irrelevant at worst। अब यहां पे आप देखोगे हमने एक नाउन लिखा एविडेंसेस, ठीक है, और इस नाउन के लिए हमने एक सेवरल वर्ड यूज करा है। सेवरल का यूज हम करते हैं उन नाउन्स के लिए जो काउंटेबल हो, ठीक है, लेकिन जो एविडेंस है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। एविडेंस है, लगेज है, इक्विपमेंट है, सीनरी, पोएट्री, मशीनरी, सब अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये एविडेंसेस हमने गलत लिखा है, इसको हमें लिखना पड़ेगा एविडेंस। लेकिन अगर हम एविडेंस लिख देंगे तो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ फिर सेवरल नहीं आएगा, सेवरल हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, तो सेवरल भी हटाना पड़ेगा। मान लो सेवरल हटा भी दें, मच ऑफ द एविडेंस लिख दें, सम ऑफ द एविडेंस लिख दें, तो फिर ये जो वर कंसीडर्ड ये गलत हो जाएगा, उसको वॉज कंसीडर्ड लिखना पड़ेगा। मतलब ये है कि एविडेंसेस तो गलत है ही है, ठीक है, लेकिन अगर हम एविडेंस लिख दें तो सही नहीं होगा, क्योंकि एविडेंस लिखने से एक तो सेवरल गलत होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको चेंज करोगे वो सिंगुलर हो जाएगा, फिर ये वर्ब कंसीडर्ड वर्ब गलत हो जाएगी, क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो नहीं सकता, प्लूरल ही होगा, तो इसको वॉज कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब इतने करेक्शन हम कैसे करें? तो इसके लिए पता है तरीका क्या है बच्चे? बड़ा आसान तरीका है कि आप एविडेंस की जगह प्रूफ लिख दो। प्रूफ नाउन काउंटेबल होता है, या तो लिख दो सेवरल पीसेस ऑफ एविडेंस, सेवरल आर्टिकल्स ऑफ एविडेंस, या तो ऐसे लिखो। नहीं तो जो प्रूफ नाउन होता है ना वो काउंटेबल होता है, प्रूफ की जगह लिख दो प्रूफ्स, प्रूफ का प्लूरल भी हो जाता है प्रूफ्स। ये लो आंसर हो गया। तो या तो लिखो सेवरल पीसेस ऑफ द एविडेंस या लिखो सेवरल ऑफ प्रूफ्स। प्रूफ नाउन काउंटेबल होता है, उसका प्लूरल हो सकता है। The regulator's decision was attributed partially to industry pressure and partially due to legal ambiguity। अब देखो यहां पर हमने एंड कंजंक्शन लिखा है, ठीक है, अब इससे हम जोड़ रहे हैं, तो किसको जोड़ रहे हैं? इससे पहले हमने लिखा पार्शली टू इंडस्ट्री प्रेशर, तो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई, और यहां पे हमने लिखा टू लीगल एम्बिग्यूटी, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई। तो इन दोनों प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को हम जोड़ रहे हैं। ये जो ड्यू टू हमने दूसरी प्रेपोजिशन लिख रखी है गलत है, इसको हटा दो। ड्यू टू खुद एक प्रेपोजिशन होती है, टू एक प्रेपोजिशन होती है, क्योंकि एंड सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ता है, तो ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है, तो यहां पे ये टू भी प्रेपोजिशन है, तो यही दोनों आ जाएंगी, ड्यू की जरूरत नहीं, तो उसको हटा दो। सीधे लिखो द रेगुलेटर्स डिसीजन वाज एट्रीब्यूटेड, जो रेगुलेटर का डिसीजन था उसको एट्रीब्यूट किया गया, उसको आरोपित किया गया। किस पे आरोपित किया गया? पार्टली टू इंडस्ट्री प्रेशर, थोड़ा सा इंडस्ट्री प्रेशर की वजह से उसने ऐसा डिसीजन लिया, एंड पार्टली टू लीगल एम्बिग्यूटी, और थोड़ा सा जो लीगल एम्बिग्यूटी थी उसकी वजह से उसने ऐसा डिसीजन लिया। तो ड्यू टू की जरूरत नहीं प्रेपोजिशन की, तो इसलिए हटा दिया। The report's emphasis on techno-optimism overlooked the structural
इनइक्विटीज दैट परसिस्ट इन डाटा एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस डेमोग्राफिक डिवाइड्स। यहां पर एक हमने वर्ब लिखी ओवरलुक। इस ओवरलुक वर्ब का हमने सब्जेक्ट लिखा है द रिपोर्ट्स एम्फेसिस। द रिपोर्ट्स एम्फेसिस जो है वो सिंगुलर है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जिस वर्ब का वो सब्जेक्ट है वो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। तो यहां पे लिखो ओवरलुक्स। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर हो गया बच्चे। नेक्स्ट देखिए। अच्छा बस इतने ही थे। चलिए, तो ये आज हमारा डिस्कशन ओवर हुआ। ये एसएससी सीजीएल 2025 के टीयर 1 और टीयर 2 में पूछे गए कॉमन एरर के, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस थे जो हमने डिटेल में डिस्कस किए। कैसा लगा ये सेशन आपको? क्या फायदा क्या नुकसान हुआ वो कमेंट करके जरूर बताइए। किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट करके हमसे आप जरूर पूछिए। बाकी इसी तरीके से कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, लॉजिकल इंग्लिश सीखने के लिए एसएससी प्रथम बैच के एडमिशंस ओपन है करियरविल ऐप पर। उसमें मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को और बेहतर करने के लिए, कॉन्सेप्ट लॉजिक सीखने के लिए। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइए। बाकी अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करिए कि आपको ये सीख कर कैसा लगा, ठीक है। बाकी ये जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, इनकी जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो करियरविल इंग्लिश चैनल है इसको खुद भी ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाकी इसको शेयर वेयर भी थोड़ा बहुत करिए, ठीक है। और बाकी खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। थैंक यू, बाय बाय। ऐसे ही अंकुल सर से कंप्लीट इंग्लिश पढ़ने के लिए ज्वाइन करें एसएससी प्रथम बैच।